Radio 2000 98.5 FM Community Program. सामाजिक हिंदी कार्यक्रम दर्पण आकाशवाणी 2098.5 FM। Welcome to the Hindi Show, featuring news, interviews, music and community announcements. स्वागत है दर्पण हिंदी कार्यक्रम में। आप सुनेंगे समाचार, विचार, संगीत और सामाजिक सूचनाएं। Radio 2000 98.5 FM Multicultural Radio. आज रविवार 5/124 कलयुग विक्रम संवत 2069 वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा 17 अप्रैल 2022 है। दर्पण के सभी श्रोताओं को राजेश पांडे का सप्रेम नमस्कार। अब आप इस सप्ताह के समाचार सुनिए। मुख्य समाचार इस प्रकार से हैं। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस ने भारत को शुरू की S-400 की आपूर्ति। जाने क्या है इस मिसाइल की रक्षा प्रणाली की खूबियां। जल्द ही MRI मशीन के मामले में भी आत्मनिर्भर हो जाएगा भारत। बहुत कम हो जाएगी स्वदेशी मशीन से जांच की कीमत। कड़ी सुरक्षा के बीच 30 जून से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। जाने क्या होगा इस बार अलग। दिल्ली, चंडीगढ़ और राजस्थान समेत देश के इन हिस्सों में चलेगी भीषण लू। IMD ने बारिश के लिए भी जारी किया अलर्ट। देश में कोरोना के 1000 से कम नए मामले, 6 लोगों की मौत, एक्टिव केस बढ़े। हवाई जहाज के टेक ऑफ स्पीड के बराबर होगी बुलेट ट्रेन की रफ्तार। जाने कब होगा पहल। अब सुनिए समाचार विस्तार से। यूक्रेन युद्ध और उसके चलते लगाए गए विभिन्न प्रतिबंधों के बीच रूस ने भारत को सतह से हवा में मार करने वाली अत्याधुनिक मिसाइल रक्षा प्रणाली S-400 की दूसरी स्क्वाड्रन को समय से पहले आपूर्ति शुरू कर दी। अधिकारियों ने बताया कि इस महीने के अंत तक प्रणाली के सभी उपकरणों की आपूर्ति पूरी हो जाएगी और इसके बाद इसे तैनात कर दिया जाएगा। यह प्रणाली आधुनिक रडारों से लैस है जो 100 से 300 टारगेट ट्रैक कर सकती है और 600 किलोमीटर तक के रेंज में आने वाले खतरों का पता लगा सकते हैं। इसमें लगी मिसाइल 30 किलोमीटर ऊंचाई और 400 किलोमीटर तक की दूरी में एक साथ 36 टारगेटों को भेद कर सकती है। इस एंटी मिसाइल दागकर दुश्मन के विमानों और मिसाइलों को हवा में भी खत्म कर सकती है। उपग्रहों के जरिए यह दुश्मनों पर नजर रखती है। इससे यह पता चलता है कि दुश्मन देश के लड़ाकू विमान कहां से हमला करने वाले हैं। रूस ने S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली के पहले स्क्वाड्रन की आपूर्ति पिछले साल दिसंबर में की थी, जिसे पंजाब में पाकिस्तान की सीमा पर तैनात किया गया है। यह चीन से आने वाले किसी भी खतरे से भी निपटने में सक्षम है। रक्षा क्षेत्र के जुड़े सूत्रों ने बताया कि S-400 मिसाइल प्रणाली की दूसरी स्क्वाड्रन एक प्रशिक्षण स्क्वाड्रन है। भारत में मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज यानी MRI मशीन बनाने के काफी करीब पहुंच गया है। उम्मीद है कि अगले 1.5 साल में भारत में बने MRI मशीन से मरीजों की जांच संभव हो सकेगी। अभी MRI मशीन मुख्य रूप से जापान, ब्रिटेन और जर्मनी और अमेरिका जैसे देशों से मंगाई जाती है, जिसकी कीमत 2 से 2.5 करोड़ रुपए होती है। इसलिए MRI की जांच को अधिक कीमत देना पड़ता है। भारत में मशीन बनने से इसकी कीमत आधी से कम हो जाएगी और जांच करने के लिए वर्तमान के मुकाबले काफी कम कीमत देनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन काम करने वाली सोसाइटी फॉर एप्लाइड एंड माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च पिछले कुछ साल से आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत पूरी तरह से स्वदेशी MRI मशीन के निर्माण को लेकर अनुसंधान में जुटी थी। समीर ने MRI मशीन में लगने वाले विभिन्न उपकरणों को विकसित कर लिया और मशीन में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मैग्नेटिक सिस्टम को भी इस साल के अगस्त तक विकसित कर लिया जाएगा।
तब तक के लिए समीर ने मैग्नेटिक सिस्टम बाहर से खरीदा है ताकि उसका इस्तेमाल करके भारत को एमआरआई मशीन का निर्माण शुरू हो सके। भारतीय मौसम विज्ञान ने शुक्रवार को कहा कि उत्तर पश्चिम भारत और मध्य प्रदेश में 17 अप्रैल तक भीषण लू जारी रहेगी। मौसम विभाग ने यह भी कहा कि तमिलनाडु, पांडिचेरी, करिकल, केरला, माहे, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में 17 अप्रैल तक बारिश का दौर शुरू रहेगा। मौसम की जानकारी देते हुए आईएमडी ने कहा कि अगले 5 दिनों के दौरान कुछ राज्यों में गरज और बिजली चमकने के साथ बारिश होने की संभावना है। देश में बुलेट ट्रेन का सपना मूर्त रूप लेता जा रहा है। गुजरात के अहमदाबाद और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के मध्य बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त गुजरात में पिलर का काम पूरा नजर आने लगा है। बुलेट ट्रेन की परीक्षण 350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से किया जाएगा। हवाई जहाज इसी रफ्तार से उड़ान भरते हैं और इसी तरह पहला परीक्षण 2026 में गुजरात के बिलमोरा और सूरत के बीच होगा। इसके बाद अन्य सेक्शन में परीक्षण किया जाएगा। अहमदाबाद, बड़ौदा और साबरमती रेलवे स्टेशन के ऊपर बुलेट ट्रेन के स्टेशन बनाए जा रहे हैं। इसमें यूपी, उत्तराखंड, बिहार, दिल्ली से चलने वाली ट्रेनों के यात्री इन तीनों स्टेशन पर पहुंचने के बाद ऊपर स्टेशन सीधे बुलेट ट्रेन पर सवार कर सकेंगे। अब सुनिए वाणिज्य समाचार। इस सप्ताह दिल्ली सराफा बाजार बंद होने तक स्टैंडर्ड सोने का भाव 54,700 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। यूएस डॉलर की विनिमय दर थी 76 रुपए 31 पैसे और ऑस्ट्रेलियन 56 रुपए 44 पैसे। इसी के साथ साप्ताहिक समाचारों का अंक ही समाप्त होता है। श्रोताओं, आज आप अपना कार्यक्रम सुन रहे हैं यतीन्द्र गुप्ता और सल्या जी के साथ में। नमस्ते सल्या जी। नमस्कार श्रोताओं, आपको और आपका स्वागत है हमारे रेडियो में। छुट्टी का दिन है। हाँ, लेकिन कितना अच्छा दिन हो रहा है। चलिए, बारिश तो खत्म हुई। बारिश खत्म हुई। वही लोग ये कहते हैं कि इन छुट्टियों में बरसात जरूर होती है। बिल्कुल। लेकिन काफी समय बाद ऐसे हो रहा है कि ना छुट्टियों में और वैसे भी बरसात रुकी है। तो आशा है कि आपका ये जो छुट्टियों वाला सप्ताह है, लॉन्ग वीकेंड, बड़ा अच्छा चल रहा होगा। तो श्रोताओं, हम आज का विचार इस तरीके से लेके आए कि जो प्रभु ने दिया है हम उसको देखते नहीं हैं। जी हाँ। हम कभी उसके लिए धन्यवाद करने की भी कोशिश नहीं करते हैं। और जो नहीं दिया है उसके पीछे पड़े रहते हैं। वो जो नहीं दिया है वही हमारे सारे दुखों का एक कारण सा बन जाता है। बिल्कुल सही बताया है आपने कि जीवन का सबसे बड़ा जो रोष है वह यही है कि जिस पे नहीं हाथ पहुंच पाता है वही हम चाहते हैं। और एक शायद कहानी सुनी होगी आपने कि एक जवान जाता है राजा के पास में, कहता है कि राजा मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी 2 बहनें हैं, उनकी शादी करनी है, बाप काम नहीं कर पा रहा है, वो मृत्युशैया पर है, कुछ हमें हेल्प करिए। तो राजा सुनता रहा। फिर राजा ने कहा अच्छा चलो एक काम करते हैं, हम आपकी मदद करते हैं, एक अपना हाथ दे दो, लेफ्ट हैंड दे दो, हम आपको 5 लाख देंगे। वो थोड़ा सा सोचा, कहा कि दोनों हाथ दे दो तो 1.5 मिलियन देंगे। वाह वाह। हाँ। फिर आप लेफ्ट पैर दे दो तो 2.5 मिलियन देंगे। वाह, कितना टेम्पटिंग। तो उसने जब पूरे अंक का चलता रहा, हाँ। वैल्यू मिलियंस में पहुंच गई, हाँ हाँ, तो भाग खड़ा हुआ। उसको लगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, प्रभु ने इतना दिया है। आप कभी अस्पताल में जाके देखिए, हाँ, कि जो लोग देख नहीं पाते हैं, बिल्कुल, जो उठ नहीं पाते हैं, बिल्कुल, हाथ नहीं उठा पाते हैं, तब आपको मालूम पड़ेगा कि कितने बड़ी सौगात दी है। बिल्कुल। तो आज उसी प्रभु पिता को जिसने दिया है, जो पिता भी है, और उसके ऊपर एक हम भजन सुनते हैं। जैसा कि कहा जाता है कि देयर इज इनफ टू फीड एवरीबॉडी बट नॉट फॉर द ग्रीड। वो अलग की बात है। यस, अगर आप लालची होते हैं तो आपके लिए कोई सीमा ही नहीं है। जी जी जी।
यतीन्द्र जी, ये तो बहुत ही सुंदर भजन था। और हमें सबसे अच्छा ये लगता है हमारी संस्कृत की जो विशेषता है कि हम कभी भी अपनी जड़ों से अलग नहीं होते हैं। भले ही आप चांद पे पहुंचे लेकिन आप भजन यही गाएंगे, माँ तुम ही हो, माता पिता तुम ही हो। बस ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये मैंने देखा है शैलजा जी की जिस एक तो धर्म की बात है, चूंकि मैं नहीं समझता हूँ कि मुझे धर्म मालूम है, लेकिन जिस विरासत के साथ में आए हैं, जो हमारे छोटे छोटे जब छोटे से वहीं से छोटी छोटी बातें हमें जो बताई जाती हैं, उसका एक जरूर होता है कि सम्मिलित भाव जी, सबके साथ में स्वीकार करना। आप भी ठीक हो, हम भी ठीक हैं जी। हमारी रिजिडनेस उतनी नहीं होती है कि नहीं 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 मैं ही ठीक हूँ, आप भी ठीक हो। एक घर में 4 भाई होते हैं, कोई किसी को पूछता है, कोई किसी को पूछता है, सब अपना खुश रहते हैं। उसी तरीके से जो हम अपनी वैल्यू हैं, जो आपने जड़ों की बात कही है, तो वो हम चाहते हैं कि अगर ये वैल्यू हर जगह हो जाए तो आज की जितनी भी समस्याएं हैं, यूक्रेन की है, किधर की, यूक्रेन की हाईलाइट हो रही, बड़ा अफसोस की बात है। WHO के जो सेक्रेटरी हैं, जनरल सेक्रेटरी, उनका एक बयान था कि पूरी दुनिया यूक्रेन के बारे में बात कर रही है, लेकिन इससे भयंकर चीजें अफ्रीका में अभी हो रही हैं, सूडान, इथियोपिया, कोई उसकी बात नहीं कर रहा। क्या ये दुनिया सो कॉल्ड वाइट और ब्लैक में है? ब्लैक की लाइफ की कोई कीमत नहीं है। बिल्कुल। सारा अभी लग रहा है वर्ल्ड वॉर 3 होने जा रहा है यूक्रेन में, लेकिन अफ्रीका में कितने लोग डेली इतने मारे जा रहे हैं, उसकी कोई चिंता नहीं है। तो अगर हम ये भारतीय विचार को लेके आए तो जो लड़ाई का, ये झंझट का कोई काम ही नहीं। आप जो मर्जी करो, ये सब यूक्रेन भी उसी लिए है कि तुमने ऐसा क्यों सोचा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। रशिया ये कह रहा कि तुमने ऐसा, अगर सोचो करो जो मर्जी, लेकिन एक दूसरे को अब मारो नहीं। यही मूलभूत बात पे आ जाती है। बिल्कुल। तो इसी चीज से हम जोड़ते हुए एक बात करते हैं शैलजा जी। अभी 2 अप्रैल को, जी हाँ, जब हमारे नया वर्ष शुरू होता है भारत में, जी हाँ, उस दिन एक भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। उसको नाम देते हैं ऑस्ट्रेलिया इंडिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। ये बड़े बड़े शब्दों में भारत में मैंने पढ़ा था, नवभारत टाइम्स में और इंडियन टाइम्स में। जी, इसको एकता करके नाम दिया है जी। ऑस्ट्रेलिया इंडिया AI हो गया, और इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट एकता करके नाम दिया। जी हाँ। बड़ा मैंने PUC जब आए थे तो मुझे एक अवसर मिला था, उनके लंच में लंचन हुआ था, उसमें मुझे शामिल होने का। तो जो ट्रेड मिनिस्टर यहाँ के थे और पीयूष गोयल वहाँ के थे, तो बातचीत हुई। तो जो वार्मथ देखी, जो 4 बातें देखी, बड़ी अलग थी, एक बिजनेस से ऊपर की बातें थी। तो जब मैंने एग्रीमेंट खुद पढ़ा तो मैंने कहा कि इसके बारे में रेडियो पे अपने श्रोताओं के साथ में एक बातचीत करी जाए, उनको इसके बारे में पहले तो अवेयर करा जाए, क्योंकि ये एग्रीमेंट ही रहेगा, कागज पे लिखा हुआ, अगर हमने इसको एक्सेप्ट न करा। बिल्कुल। और सबसे पहले मैं मानता हूँ जिम्मेवारी अगर किसी की तो मेरी है, ऐसे मैं सोचता हूँ। हमारी ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसका समुचित प्रयास करें। तो उसमें है तो काफ़ी बड़ा, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। अब टैरिफ में तो ये हो गया कि ऑलमोस्ट 5% ऐसी हैं जिस पे टैरिफ लगेगा, वरना सब कोई टैरिफ नहीं लगेगा। तो जो भारत से सामान आता है सब, अब कोई टैरिफ उस पर नहीं होगा लगभग। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगा आज, जिस पे मैं बात करना चाहूँ, तो हम इसके ऊपर आगे भी बात करते रहेंगे। बिल्कुल। ये श्रृंखला के तरीके से हम करेंगे, लेकिन आज जिसके ऊपर हम बात करना चाहते हैं वो 3 चीज़ों पे बात करना चाहते हैं। एक तो जो आपने बैक पैकर वाला सुना होगा, पहले बैक पैकर केवल यूरोप से आते थे, यूरोप से इंग्लैंड से आते थे लोग। हॉलीडे वर्किंग वीजा होता था, वो घूमते थे और काम करते थे, जैसे फार्म पे काम करना है, किसी भी जगह आप रेस्टोरेंट में जैसे जैसे रेस्टोरेंट में यहाँ जाइए, जो लड़कियां लड़के होते हैं वो सब वर्किंग हॉलीडे पे होते हैं। बिल्कुल। वो काम करते हैं, पूरा शहर देखते हैं, बिल्कुल, और चले जाते हैं, मूव ऑन, और फिर 1-2 साल का रहे। तो इस तरीके से 1000 पर ईयर, 1000 पर ईयर भारतीय विद्यार्थी यहाँ पे आएंगे एज ए हॉलीडे वर्किंग वीजा पे। अब ये छोटी बात हो सकती है कि 1000 ही हैं, क्या है, ये सब बातें मैं समझता हूँ, 10,000 क्यों नहीं है, लेकिन
सबसे पहली बात इस चीज़ का होना, इससे क्या हो रहा है कि एक तो एजुकेशन वगैरह में भी हमारा MRA हुआ है, म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ एजुकेशन, उसके बारे में बाद में सोचता बात करेंगे। लेकिन इससे होगा क्या कि लोगों को एक्सपोजर मिलेगा। बिल्कुल। जो 1000 लोग यहाँ पे आएंगे उसमें से हो सकता है कुछ यहाँ पे रुकने का इरादा करें और दूसरे वीज़ा में जाएं और कुछ वापस आएंगे। लेकिन वो अपने साथ में ऑस्ट्रेलिया में कैसे बिजनेस होता है, ऑस्ट्रेलिया का कल्चर कैसे होता है, उसके ऊपर वो बात कर पाएंगे, अपने बात समझ पाएंगे और उस चीज़ को वो एज ए बिजनेस इंडिया में जाके जब वापस जाएंगे भारत में तो वहाँ पे वो उसको अप्लाई कर पाएंगे, उनको एक्सपोजर मिलेगा। बिल्कुल, वैश्वीकरण का यही तो है संदेश, ग्लोबलाइजेशन। और शैलजा जी, दूसरा जो सबसे बड़ा है, जब मैंने पढ़ा तो मैं समझ नहीं पाया, फिर मैंने सोचा कि मोदी जी जो काम करते हैं वो कोई ऐसा काम नहीं करते जो छोटा हो। ये मेरा एक मानना है जी, क्योंकि तभी आपका दिमाग चलता है कि क्या रहेगा। तो 1800 वीज़ा पर ईयर शेफ और योगा टीचर को मिलेंगे। ये तो बहुत ही अच्छी और बड़ी ही इनकरेजिंग न्यूज़ है। हाँ, तो मैंने सोचा कि योगा टीचर, शेफ, इससे क्या होगा, इससे तो कुछ ज़्यादा नहीं होगा। आप जायका बदल देंगे पूरे ऑस्ट्रेलिया का। तो मैंने यही सोचा कि अब जैसे योगा टीचर है, हाँ, समझो कि 500 योगा टीचर यहाँ पे आ जाते हैं पूरे। अब योगा का मतलब क्या हो गया, भारतीय संस्कृति आम आदमी तक यहाँ और ज़्यादा तरीके से पहुँचेगी। योगा तो उसमें मेडिटेशन भी होगा। तो जो 500 टीचर हैं, अगर उन्होंने समझो कि 8-10 हज़ार लोगों को भी अफेक्ट करा, तो जो सॉफ्ट पावर है भारत की कितनी डीप रूटेड होगी ऑस्ट्रेलिया में। बिल्कुल। वही लोग कल भारत में जाएंगे, देखेंगे जाके, फिर बिल्कुल वही लोग फिर जो बात मैंने पहले कही थी कि भारत की मूल विचारधारा है सम्मिलित होना। हम हर एक चीज़ में विमर्श करते हैं। हमारी धारणा ये नहीं कि आपने कहा कि साहब ईस्ट सही है, मैं कह रहा हूँ वेस्ट सही है। हम कहते हैं चलो विमर्श करते हैं, क्या है उसकी यहाँ पे एक नींव ऐसी पड़ेगी कि जो फिर आगे बढ़ती जाएगी। बिल्कुल। और क्या, अभी ये नहीं होगा कि मैं ही ठीक हूँ, मेरा धर्म ठीक है, मेरा चर्च ठीक है, मेरा मंदिर ठीक है, मेरा कुरान ठीक है, मेरा, वो सब खत्म। विमर्श में हम जाएंगे। यतीन्द्र जी, मुझे तो लगता है ये शांति दूत के रूप में आ रहा है, क्योंकि जब विश्व में इतनी अराजकता फैल रही है तो योगा के थ्रू एक तो लोगों में डिसिप्लिन आएगा कि किस तरह से हम संयम से रहें, और दूसरी चीज़ें, बहुत सी चीज़ों को, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनके रिजॉल्व करने की भी उनमें एक स्किल आएगी। फिर योगा जो है, जितनी भी मेडिकल इलनेसेस होती हैं सब में एज ए एडजंक्ट थेरेपी यूज़ की जाती है। चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो स्किज़ोफ्रेनिया हो, चाहे कोई भी, हर में एडजंक्ट थेरेपी होती है योगा की। तो अगर योगा विश्व भर में चला जाए तो, और ये सोचिए कि करीब 95% जितने भी क्लब्स हैं पूरे संसार में, उनमें योगा सिखाया जाता है। लेकिन योगा सिखाया जाता है अंग्रेज़ों के द्वारा। तो मैं संजय जी, ये तो आपने ऐसी बात कही कि मुझे नहीं मालूम था। तो आप ये कह रही हैं कि आज भी योगा का आप लोग जो वेस्टर्न मेडिकेशन है, जो मॉडर्न मेडिकेशन, जो भी आप नाम देना चाहें, उसमें इस्तेमाल हो रहा है। बिल्कुल। अच्छा। क्योंकि योगा, मेडिटेशन और रिलैक्सेशन, इसमें कोई डिफरेंस नहीं। योगा जो है मच मोर मॉडिफाइड एंड साइंटिफिक है काफ़ी उसमें। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैं तो इसको दूसरे तरीके से अगर और बोलूं कि अगर आप मेडिकेयर का जो प्रेशर है ऑस्ट्रेलियन इकॉनमी के ऊपर इतना ज़्यादा हो रहा, आज का भी एक रिपोर्ट है कि अब गवर्नमेंट को लग रहा है कि कैसे संभलेगा, इतना एक्सपेंसेस बढ़ गए। खासतौर पे यहाँ पे जो मानसिक बीमारी है, डिप्रेशन वगैरह का, वो आउट ऑफ कंट्रोल जिसको कहते हैं, वो हो चुका है। और अगर हम ये योगा इज लाइक ऑलमोस्ट फ्री, आप उसको अगर अडॉप्ट कर लो तो सारी समस्या का। और मुझे तो लगता है कि स्कूलों में, प्राइमरी स्कूल से योगा शुरू होना चाहिए। इसलिए हर स्कूल में योगा टीचर होना चाहिए, कम से कम हाफ एन आवर का लेसन होना चाहिए, एटलीस्ट वंस अ वीक, जहाँ की बच्चों को शुरू से आदत पड़नी चाहिए कि किस तरह से प्राणायाम करने से कितनी प्रॉब्लम खत्म हो सकती है और मिनट में खत्म होती है। मैं तो जब मैंने उस तरीके से अडॉप्ट करा था योगा को,
इतना आसान कि यहाँ पे 2 मिनट में लोग पैनाडोल लेने लेते हैं, कोई जरूरत ही नहीं। डीप ब्रीदिंग आपने करा, गुस्सा 2 मिनट में खत्म। और ये सब चीज़ें जो होती हैं बचपन में डाली जाती हैं कि किस तरह से आप रेजोल्यूशन करते हैं अपनी डिफरेंसेस का, ये बजाय इसके कि आप, जैसा आप कह रहे थे कि आपने कहा यस, मैंने कहा नो, हम लड़ाई पर तैयार हो गए क्योंकि हम एग्री नहीं करते हैं। योगा आपको सिखाएगा कि किस तरह से संयम होता है, किस तरह से आप हर चीज़ का समाधान कर सकते हैं। ये हमारे जो योगा के साथ में शायद तो नहीं होगा, लेकिन जो हमारी भारतीय एक बहुत बड़ी विरासत जो मैं लेके आया हूँ कि ये कि इसको टॉलरेंस नहीं बोलूंगा, उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, वेलकम करते हैं दूसरी विचारधारा को। एक होता है कि टॉलरेट कर रहे हैं हम आपको, नहीं, हम टॉलरेट नहीं कर रहे हैं, नहीं। हम आपके विचारों का स्वागत कर रहे हैं, हम जानना चाहते हैं। बिल्कुल, वो दोनों में बहुत फर्क होता है। दोनों तरफ होता है कि हमारे विचार भी आपके विचारों से और शुद्ध होंगे। जी, और जो एक होता नहीं साहब, आपकी हिम्मत कैसे हुई, आपने ऐसा मेरे सारे में बोल क्यों दिया? बिल्कुल वो नहीं होता है। समझौता तो बहुत बड़ी चीज़ है, वो हम लोगों के उसमें हमारे खून में रहती है जी, कि आप समझौता कीजिए। नहीं, समझौता नहीं, मैं समझौता नहीं कह रहा हूँ, मैं उसको जानने की जो जिज्ञासा है बिल्कुल, वो कम नहीं है। ऐसा तो नहीं कि जो हम जान रहे हैं वो मेरे लिए ठीक ना हो। बिल्कुल, जो धर्म है, जो 4 बातें, वो इतनी इंडिविजुअल होती है, आप किसी और का जूता नहीं पहनेंगे, फिट नहीं। तो हम धर्म जैसी चीजें हैं जो और ऐसी जो जिससे हम अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, क्या दूसरे का अडॉप्ट करें वो आप ऐसे ले लोगे? आपको कस्टमाइज करना पड़ेगा अपने लिए। बिल्कुल, योगा जो है सबसे बड़ी लाइफ स्किल है, सबसे बड़ी, और जीवन भर आपके काम आती है, चाहे आप कितने अच्छे हों, चाहे आप कितने बड़े हों। आप शैलजा जी, हम अपने स्पॉन्सर को भी याद करें वरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। In Australia, if you are looking for a trusted banking partner who can connect you with your dear ones in India, then reach out to State Bank of India in Australia. Visit our website www.sbisyd.com.au for more details on products and services. State Bank of India Sydney is a proud sponsor of Darpan Radio. इंसान तेरे साथ इल्जाम उठा ले,
ही पतवार बना ले, पतवार बना ले। अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले, दाव लगा ले। तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले। अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले, दाव लगा ले। यतीन्द्र जी, आपने तो ऐसा सदाबहार गाना गाया ये है। आपको दिमाग में रख के मैंने करा था कि ये गाना सबसे पहले। ये तो आपने बिल्कुल मेरे मन की बात जान ली। अब ये सोचिए कि ये गाना जो था करीब 75 साल पहले रिलीज हुई थी फिल्म बाजी 1951 में, और गीता रॉय जब गीता दत्त बनने से पहले, और इसमें जो सम्मिश्रण था सबका था। एक एस टी बर्मन जो कि इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे, और सहर लुधियानवी जिन्होंने इसके शब्द लिखे थे, और गीता बाली जिन्होंने इसको फिल्म में गाया था। आपको तो सब कुछ मालूम है इस गाने। मैं तो उसी एरा की हूँ ना, इसलिए आप तो आपको तो मालूम होगा आलिया भट्ट का, लेकिन ये सोचिए कि ये गाना सदाबहार रहा है 75 साल के बाद। यही तो है हमारी संस्कृति, हमारा संगीत और हमारा कल्चर। अब जो मैंने कई अभी इंटरेक्शन हुआ कई यंग लड़की लड़कियों से, मैंने देखा कि वो काफी पुराने गाने सुन रहे। मुझे बड़ा अचंभा हुआ। हाँ। कि मैं सोच रहा था कि वो नए और गाने गाते हैं और उसमें वो पूरा रिहर्सल करते हैं। तो चलो कम से कम ये बात तो अच्छी शुरुआत हुई, लेकिन इसका जो धन्यवाद जाता है वो राजेश पांडे जी को जाता है। ओ राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने राजेश जी को पता है कि मैं तो पुराने गानों की शौकीन हूँ। जी, तो उनको धन्यवाद जाता है। मैं तो आज बजा रहा हूँ सारे आज के जो गाने हैं और राजेश पांडे जी, राजेश जी ने मुझे खुश करने के लिए किया है। जी 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 बिल्कुल। तो एक तो ये है शैलजा जी कि मैं अपने श्रोताओं से कहना चाहता हूँ कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप अपना कोई प्रश्न है, AI एकता, ऑस्ट्रेलिया इंडिया एकता एग्रीमेंट जो हुआ है साइन, उसके बारे में अगर कोई भी क्वेश्चन है आप लिखिएगा, हम भरपूर प्रयास करेंगे उसका जवाब देने के लिए। और हम इसकी श्रृंखला शुरू करना चाहते हैं, हर 1-2 हफ्ते में हम इसके ऊपर बात करेंगे जिससे कि लोग जागरूक हों और इस एग्रीमेंट का इस्तेमाल करें। हमारे जो बिजनेसमैन हैं वो शेफ को बुला सकते हैं, अच्छे अच्छे शेफ्स को बुला सकते हैं, उसके लिए प्रायोरिटी मिलेगी। ऐसे ही जो लोग जो नॉन बिजनेस में भी हैं, तो जैसे NGOs होते हैं, मान लो मंदिर है या कोई योगा वाला काम करता है, जो पैशनेट लोग हैं काफ़ी, वो योगा टीचर को बुला सकते हैं एज स्पॉन्सर और उनको प्रायोरिटी मिलेगी। ये ना आपको शायद मालूम होगा कि ये कैटेगरी करते हैं किस जैसे IT के लोगों का होता है नंबर 1, अकाउंटेंट का होता है, ऐसे ही आर्किटेक्ट का होता है। इसी तरीके से योगा को प्रायोरिटी में डाला गया। तो उसके लिए ये नहीं करेगा कि उसके नंबर ज़्यादा होते हैं तो जल्दी उसका वीज़ा मिलेगा, इसका ये मतलब है। तो आप लोग इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए, मैं तो ये कहूँगा कि। और यतीन्द्र जी, भारतीय समुदाय का, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय समुदाय का बहुत बड़ा योगदान होगा कि आप ऑस्ट्रेलिया की मानसिक जो स्थिति है उसको आप सुचारू रूप से योगा के माध्यम से अच्छा कर सकते हैं और लोगों के अच्छे खाने की आदत डाल सकते हैं। जी, कल आपने पढ़ा होगा सिडनी मॉर्निंग हेरल्ड में, मैंने देखा था कि काफ़ी बड़ा आर्टिकल आया था कि भी दोनों साइड के पॉलिटिशियन मेनली वो भारतीय समुदाय को काफ़ी टारगेट कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। उसके ऊपर काफ़ी बड़ा आर्टिकल था। तो सवाल ये नहीं है कि हम पॉलिटिकल किसी का एडवांटेज ले रहे हैं कि, बट क्या हम भारत की जो भी हमारी या हमारी अपनी जो वैल्यू उससे ऑस्ट्रेलिया को कितना खूबसूरत बना सकते हैं। बिल्कुल ये हमारा समृद्धि हो शांति के साथ में, बिल्कुल लड़ाई झगड़ा नहीं, खाम है, किसी का एक टॉलरेंस, जो आई डोंट नो टॉलरेंस वर्ड नहीं करना चाहिए, लेकिन एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे के विचार का सम्मान करें। यही जीवन के ध्येय होना चाहिए और योगा जो है इसमें पूरी तरह से योगदान दे सकता है। जी, तो शैलजा जी आपकी अगली वार्ता के पहले एक और हम अपने स्पॉन्सर का संदेश सुन लेते हैं। बिल्कुल। मैं करी मास्टर्स द बटर चिकन पैकेट इंडियन दुकान से लेके आया। ना मैं लहसुन, ना प्याज, ना अदरक,
ना कोई मिर्च मसाला पाया। मैंने जब बनाकर अपनी पत्नी को खिलाया, उसने मुझे पति से पति देव बनाया और करी मास्टर्स के बारे में सारे शहर को बताया। जय हो करी मास्टर्स। हेलो ऑस्ट्रेलिया। अपनी सभी मेडिकल, डेंटल और लैब सप्लाईज के लिए संपर्क कीजिए विशमेड प्रोप्राइटरी लिमिटेड से। विशमेड 11 साल पुरानी एक रिलायबल कंपनी है। विशमेड हैज अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस। यू विश, विशमेड डिलीवर्स। दैट्स देयर मोटो। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0296728656 पर या ऑनलाइन जाएं www.wishmed.com.au। विशमेड इज प्राउड स्पॉन्सर ऑफ दर्पण रेडियो। अब तेरे दिल में हम आ गए, तेरे दिल में रहेंगे, तुझे अपना कहेंगे। झूठा कसम की कसम हम तेरे हैं हम, बात मेरी मान, झूठे नहीं हम। दिल है दिल, दिल दिल है ये मेरा, तो तेरा घर ये नहीं है, तो जगह खाली नहीं है। झूठी कसम की कसम हम तेरे हैं हम, बात मेरी मान, झूठे नहीं हम। तो अब तेरे दिल में हम आ गए, तो तेरे दिल में रहेंगे, तो तुझे अपना कहेंगे। झूठा अगर तू कहे तो तेरे नाम लिख दूं, अगर तू कहे तो तेरे नाम लिख दूं, मैं अपने हजारों जन्म वहां अपनी धड़कन बिछा दूं, जहां तू मेरी जान रखे कदम। तेरी धड़कने हैं, धड़कती है धड़के, तेरी धड़कने हैं, धड़कती है धड़के, दिल इसमें मेरा क्या करे। तेरा दिल है घायल, दीवाना है पागल, जो मरता है मुझ पे मरे। तू ना मिली मर जाऊंगा सनम, जान जाएगी मेरी जिंदगी, तू है मेरी। झूठा कसम की कसम हम तेरे हैं हम, बात मेरी मान, झूठे नहीं हम। तो अब तेरे दिल में हम आ गए, तो तेरे दिल में रहेंगे, तो तुझे अपना कहेंगे। मेहंदी, ये आंखों का काजल,
ये हाथों की मेहंदी, ये आंखों का काजल दीवाना करे क्यों हमें। यही आरज़ू है कि अब जिंदगी भर तुझे देखते ही रहें। ये बिंदिया, ये मेहंदी, ये काजल, ये आंचल, ये बिंदिया, ये मेहंदी, ये काजल, ये आंचल तेरे वास्ते तो नहीं। तू दीवाना पागल है, थोड़ा अनाड़ी है, चाचा रे चटू कहीं। दिल में तेरी तस्वीर है, तेरी पूजा करेंगे। हाँ तुझे देखा करेंगे। झूठा कसम की कसम हम तेरे हैं हम, बात मेरी मान, झूठे नहीं हम। तो अब तेरे दिल में हम आ गए, तेरे दिल में रहेंगे, तुझे अपना कहेंगे। राजेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही भड़कता हुआ गीत लगा दिया है। तो शैलजा जी आपको ये भी गाना पसंद आया, ये बात हुई। तो शैलजा जी आप हमारे श्रोताओं के लिए और भी अच्छी वार्ताएं लेके आई हैं। तो पहले तो जो प्रवासी भारतीयों का साहित्य है उसके ऊपर आप कुछ कहना चाहती हैं? श्रोताओं, हम आपका हल्का फुल्का मनोरंजन तो हमेशा ही करते रहते हैं, लेकिन हम हर सप्ताह आपके लिए एक विशेष मुद्दे पर बात करते हैं। और तो इस बहुत ही गंभीर विषय हम लोग कुछ लेते हैं, जैसे कि आज यतीन्द्र जी ने किया है कि हम चाहते हैं कि पूरे ऑस्ट्रेलिया में योगा और लोगों का जायका बदल जाए। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं भी आपको दूसरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रही हूँ। तो जब तक कि आपका सहयोग नहीं होगा, हम लोगों का ये प्रयोजन जो है वो सफल नहीं होगा। तो मैं आज बात करना चाहती हूँ प्रवासी साहित्य पर। तो ये भी बहुत गंभीर विषय है, तो इसीलिए आज हम इस विषय पर हम और आप चाहें तो आप लिख सकते हैं हम लोगों का। हम यतीन्द्र जी तो करेंगे ही, लेकिन आप अगर हमको लिखें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में तो हम लोग उसको भी कंसिडर करेंगे। तो इसका कारण, मेरा प्रवासी साहित्य के बारे में चर्चा करने का मेरा विशेष कारण ये है कि 14 मई को श्रीमती रेखा राजवंशी द्वारा स्थापित इंडियन लिटरेचर एंड आर्ट सोसाइटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया इलासा का वार्षिक कार्यक्रम है। 14 मई को हम उनसे भी बात करने की भी कोशिश करेंगे। हाँ, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे 10:15 बजे के आसपास। बिल्कुल। तो इस कार्यक्रम में इस कवि सम्मेलन के अतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया के लेखकों की पुस्तकों का भी विमोचन होगा। अच्छा। जी हाँ, ये बहुत बड़ी चीज़ है कि अब हमारे समुदाय से इतने हो गए कि मतलब आपके पुस्तकों का विमोचन हो, इतने लोग। बिल्कुल। तो ये प्रसन्नता का विषय है कि कविताओं से परे हमारा भारतीय समाज अपने सक्षम लेखन में बढ़ रहा है। कहा जाता है कविताएं तो थोड़ी आसान होती हैं लिखनी, आप लिख सकते हैं, लेकिन किताब लिखना और या लेख लिखना वो ज़्यादा कठिन होता है। 1970 में श्वेत प्रणाली का ऑस्ट्रेलिया में अंत हुआ था और भारतीयों का आवागमन तभी आरंभ हुआ था। उसके पहले बहुत कम भारतीय आए थे। तो 70 के दशक में आए हमारे समाज ने भरपूर प्रयत्न किए एक नए भारत बनाने का। मैं भी उनमें से एक थी, क्योंकि मैं भी 70 के दशक में ऑस्ट्रेलिया में नए भारत को। जी हाँ, तो हम सब ने भरपूर प्रयत्न किए एक नया भारत बनाने के लिए। ऑस्ट्रेलिया में धर्म, भाषा, प्रांत, हर क्षेत्र में यह प्रयास तब से अनवरत चलते रहे हैं। अभी भी और भी ऑर्गेनाइजेशन हो गई हैं। कहा जाता है कि अगर 2 इंडियन हैं, अगर 3 इंडियन हैं तो 2 ऑर्गेनाइजेशन बन जाती हैं। 3 इंडियन है तो 2 ऑर्गेनाइजेशन बन जाती हैं। मैंने सुना था 3 बन जाती हैं, लेकिन 3 नहीं बनती, वो आधा डिवाइड हो जाता है। तो आप सब हर एक को प्रेसिडेंट बनना जरूर है, ये प्रॉब्लम है। तो हम लोगों ने तो थोड़ी सी 70s में हम लोगों ने तो थोड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन शुरू की थी, लेकिन अब तो भरमार है इन सब चीज़ों की। हिंदी समाज ने उस समय चेतना पत्रिका निकाली थी, किंतु सहयोग के अभाव में अधिक दिन चल नहीं सकी। विश्व में हिंदी के प्रति जागरूकता बढ़ रही है और बदली जागरूकता व सद्भावना के तहत ऑस्ट्रेलिया में लेखन का वातावरण
परिपक्व है। अब हम तैयार हैं कि विश्व पटल पर हमारा नाम आए कि साहित्य ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, फ्रॉम डाउन अंडर। तो श्रोताओं, ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप भी इसमें प्रयास कीजिए कि हमारी अलग पहचान हो सके। एक आपसे प्रैक्टिकल में कुछ बात करना चाहूँगा। मैं चूँकि मैं अकाउंटेंट हूँ, बिजनेसमैन हूँ, तो मेरा वो छूटता नहीं है कि जब भी कोई चीज़ सार्थक होती है जी, तो वो ज़मीनी स्तर पे उतरना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बिल्कुल। तो अगर जैसे कि मैं साहित्य पढ़ूंगा आपका, समझो आपने कुछ भी लिखा, तो मैं उसमें देखूंगा कि मुझे क्या मिल रहा है, क्या मैं सीख रहा हूँ। अब जो पुराना भारत 4 बातें वो अलग है, लेकिन क्या वो मुझे आज के संदर्भ में मुझे कहीं पे उसकी सहायता मिलेगी? तो जैसे कि लोगों के ऊपर मेंटल प्रेशर होता है, 4 बातें का, यहाँ पे मेंटल, जैसे हमने शुरू में बोला था डिप्रेशन की यहाँ बहुत बड़ी पेंडेमिक सिचुएशन, यहाँ पे मैंने सुना है कि जो यूथ सुसाइड बहुत ज्यादा हो रहा है। बिल्कुल। तो साहित्य का एक, मैं समझता हूँ कि रोल है उस समय के समाज को सहायता करना। बिल्कुल बिल्कुल, प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों तरफ से। बिल्कुल, क्योंकि अगर वो नहीं करा तो कौन समझेगा, कौन पढ़ेगा? बिल्कुल। तो क्या जो हम लिख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, वो ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में लिख रहे हैं या केवल हम अपना जो भारत का संदर्भ उसमें लिख रहे हैं? ये मेरा एक प्रश्न है आपसे। जो पहली जनरेशन है वो तो लिखती है भारत के संदर्भ में, क्योंकि हम भारत छोड़ के आते हैं और हमें भारत से जुड़ने की आकांक्षा हमेशा बनी रहती है। लेकिन जो सेकंड जनरेशन है वो ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में लिखने लगते हैं। लेकिन पहली जनरेशन जब भी होती है तो भी चूंकि हम ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं तो कुछ न कुछ संदर्भ तो ऑस्ट्रेलिया का आता है, और यही हम लोगों को अलग करेगा कि इंग्लैंड का है ये साहित्य कि अमेरिका का है या ऑस्ट्रेलिया का साहित्य है। तो ये तो हम बिल्कुल अवॉइड ही नहीं कर सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का संदर्भ हमारे साहित्य में ना आए, और आना भी आवश्यक है, क्योंकि हमारा जो वर्किंग लाइफ है, हमारी जो यूज़फुल लाइफ है, क्रिएटिव लाइफ है, वो तो यहाँ हुई है। हम लोग जब भारत से आए थे तो मोस्टली जो लोग हैं वो तो पढ़ाई में व्यस्त थे और अदर बहुत सी और चीज़ों में व्यस्त थे। यहाँ आके उन्हें अपना पूरा स्वरूप ज्ञात हुआ है। मैं इसलिए भी एक बात को कहना चाहता हूँ कि मुझे मोरी एक जगह है यहाँ पे, MOREE, वहाँ पे मुझे उस टाउन से संपर्क होने का अवसर मिला है। आज 4-5 साल हो गए हैं। तो वहाँ पे जो एबोरिजिनल लोग हैं उनसे संपर्क, उनके साथ में घुल मिलने का अवसर मिला है। तो ये एहसास हुआ मुझे कि हम लोग जो हमारे साहित्य लिखने वाले हैं, अगर उनकी बात को समझें तो हम पाएंगे कि काफ़ी कुछ भारत यहाँ पे ऑलरेडी था। जो जिस तरीके से वो पूजा करते हैं, जिस तरीके से उनकी स्पिरिचुअलिटी है जी, वो काफ़ी हमारे से मिलती जुलती है। जैसे कि वो स्मोकिंग सेरेमनी करते हैं, हाँ। हम हवन करते हैं, हाँ। वो नदियों को पूजते हैं, पेड़ों को पूजते हैं, पहाड़ों को पूजते हैं, वैसे हम करते हैं। वो अपने एल्डर्स को पूजते हैं, वैसे हम करते हैं। तो अगर हम उनको भी अपने साहित्य में लेके आएँ उनको, तो ये 2 वे रिलेशनशिप भी हो सकता है। उनके भी हम साहित्य को समझेंगे, उनकी बात को समझेंगे, और उससे जो ऑस्ट्रेलिया की सरकार है उसको भी समझने को मौका मिलेगा कि ये चीज़ें क्या है। अब जो ऑस्ट्रेलिया की जो सरकार है या ऑस्ट्रेलिया के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, खास तौर पे, सरकार तो खैर आने जाए वो तो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको मालूम पड़ेगा कि इससे कितना मूलभूत परिवर्तन हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया का एक चिंतन होता है, मतलब वैसे चिंतन इंडिविजुअल होता है, लेकिन एक देश का भी चिंतन होता है, उसको हम प्रभावित कर सकते हैं। उसमें हम एज ए भारतीय उसको प्रॉपर समझ सकते हैं और उसमें योगदान बहुत बड़ा कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये 3 आपकी 2 बातें जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहली तो ये है कि अबोरिजिनल का, जैसे आपने कहा, तो बहुत सी समानताएं हैं। आपको ये पता था कि अस्त्रालय, इसका नाम पहले अस्त्रालय था क्योंकि यहाँ पे भारत के अस्त्र रखे जाते थे। अस्त्रालय से ये ऑस्ट्रेलिया हुआ। दूसरी किंवदंती ये है कि परशुराम के 2 जो बिल्कुल ही निकम्मे बेटे थे, जो भारत में नहीं वो रखना चाहते थे, उन्होंने उनको अस्त्रालय में भेजा था।
ऐसा है अरे मुझे नहीं मालूम। अब पता नहीं है कहाँ तक, लेकिन इतिहास की बातों में मैंने पढ़ा है दो चीजें। लेकिन शायद आपने एक SBS पे डॉक्यूमेंट्री आई थी जिसमें DNA टेस्ट हुआ था। जी हाँ। यहाँ पे 3 लोगों का हुआ था। इयन थॉर्प का था, एक एबरिजिनल का, उनका नाम क्या है, डिगी, और एक और लेडी थी, वो आयरलैंड के थे। तो जो डिगी का जो DNA टेस्ट हुआ उसका 100% मैचिंग एक भारत में गांव है वहां से मैच हुआ था। ये साइंटिफिक है, ये वो नहीं है कि हमने चलो अभी तो ये बोला कि भाई स्मोकिंग सेरेमनी कोइंसिडेंशियल भी हो सकता है, लेकिन ये DNA का तो मतलब इसके बाद में बात ही खत्म हो जाती है। तो मैं तो समझता हूँ कि हमें इनके साथ में इस तरीके से जुड़ना चाहिए कि जैसे वो हमारे बिछड़ गए कजिन्स हैं। कर तो सकते हैं, लेकिन ये मानसिकता है, हम लोग कहाँ तक उनके लेवल पर आ सकेंगे ये हमें देखना होगा। हम लोग प्रयत्न कर सकते हैं, हमें किसी के लेवल पे आने जाने की जरूरत नहीं है, हम वही रहते हैं। लेकिन जैसे कि हम शुरू में बात कर रहे थे, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को जानना, इसमें तो कोई बुराई नहीं है। उनके साथ में बैठे हैं। अब जैसे मान लो वो मीट खाते हैं और मान लो आप मीट नहीं खाते, तो कोई बात नहीं। वो मान लो ब्लैक एंड वो बबूती लगाते हैं, हम बबूती लगा सकते हैं, वो अपना जो वाइट और वो लगाते हैं वो लगा सकते हैं। तो उसमें किसी को फॉलो की जरूरत नहीं, लेकिन समझ तो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरा कहना था। दूसरी जो आपने बात कही थी यूथ सुसाइड की, तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर हमारे यहाँ से साहित्य पब्लिश होता है तो हमारी जो यंगर जनरेशन है उनको भी बहुत उत्साह मिलेगा लिखने का। लिखना जो है वो बहुत ही बड़ी स्किल है कि बहुत कुछ एविडेंस है रिसर्च के बारे में, रिसर्च से, कि अगर आपके मन में कोई क्लेश है या आपके मन में कोई दुख है, अगर आपको लिखते हैं वो, तो लिखने से उसके आपके ऊपर उसका बहुत प्रभाव पड़ेगा। आज के डेट पे अगर मैं वैसे कहूँ कि अगर मैं बोलूँ और बोल के जो सॉफ्टवेयर होता है बिल्कुल वो लिख भी देता है आपका। अगर आप बोल सकते हैं तो लिख भी जाएगा। जी हाँ, या चाहे आप बोलिए चाहे लिखिए, लिख के भी लगता है जैसे कि दिल का जितनी भड़ास है वो सब निकल गई है। तो इसलिए बहुत साहित्य तो अभी हम करीब 10:15 बजे रेखा राजवंशी जी से इसके बारे में बात करेंगे, क्या प्रोग्राम है, कैसे है। ठीक है, ठीक है। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। Radio 2000 98.5 FM and The Hindi Show. आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम 98.5 FM पर। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना
जाते हो तुम, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुमको अपनी कसम जाने जा, बात इतनी मेरी मान लो, आज जाने की जिद न करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद न करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद न करो। शैलजा जी, अब आप क्या कहेंगे इस गाने के ऊपर, ये गजल के ऊपर? अब इस गाने के ऊपर आप पहले खुश हुई कि नहीं, पहले तो ये बताइए। इतना खूबसूरत गाना है, ये आपकी पसंद है कि राजेश जी की पसंद है? ये पसंद राजेश जी के, लेकिन मैं चोरी कर लेता हूँ मैं अपनी। आप बताइए। और इसमें शर्मा जी का भी एक्चुअली हाथ होना चाहिए, मैं ऐसे कहूँगा। शर्मा जी, राजेश जी, आप जहाँ पे भी सुन रहे हैं प्रोग्राम को, मैं शायद ये कहूँगा कि दोनों लोगों ने मिलके ये पसंद है। आज सब कुछ जो है ना आपको खुश करने के लिए हो रहा है शैलजा जी, आपके लिए गाने बजाए जा रहे हैं आज। बहुत बहुत आपका तहे दिल से शुक्रिया है इस बात में। आपकी कुछ यादें हैं इस गजल के बारे में? ये भी काफी पुरानी, ये भी आपके जमाने की है, आज जाने की जिद न करो। ये बहुत ही खूबसूरत गाना था, और जब इसकी धूम मची हुई थी, जब ये गाना रिलीज हुआ था, और सब हमारे समय के सभी लोग इस गाने को दोहराया करते थे, और देखिए कि आज भी इसका कितना प्रभाव है। जी जी। श्रोताओ, आप हमें बताइए कि आपको कैसे लग रहा है ये आज जाने की जिद न करो। ऐसी बात। कोरोना वायरस से जुड़ी ताज़ा खबरों में आपका स्वागत है। NEMBC मीडिया द्वारा निर्मित मैं हूँ डॉक्टर शर्मिला पांडे। ईस्टर ब्रेक पर सिडनी में मुफ्त सार्वजनिक परिवहन ओपल कार्ड उपयोगकर्ताओं और अमेरिकन एक्सप्रेस, मास्टर कार्ड या वीजा जैसे क्रेडिट या डेबिट कार्ड के लिए सार्वजनिक परिवहन 14 से 25 अप्रैल तक निःशुल्क रहेगा। यह व्यक्तियों और व्यवसायों को प्रतिकूल मौसम की स्थिति और रेल नेटवर्क व्यवधानों के साथ साथ कोविड-19 के वित्तीय प्रभावों से उबरने में मदद करने के लिए है। ये लावरा, ग्रेटर सिडनी, ब्लू माउंटेन्स, न्यूकैसल और सेंट्रल कोस्ट से ओपल नेटवर्क पर मेट्रो, ट्रेन, बस, फेरी या हल्के रेल मार्गों पर लागू होगा। रॉयल ईस्टर शो के लिए बच्चों की टिकट NSW हेल्थ सिडनी रॉयल ईस्टर शो में 5 से 11 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे के लिए मुफ्त बच्चों की टिकट की पेशकश कर रहा है, जिसे 18 अप्रैल 2022 से पहले सिडनी ओलंपिक पार्क टीकाकरण केंद्र में कोविड-19 वैक्सीन मिलती है। 5 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए स्वीकृत टीके गंभीर बीमारी के जोखिम को कम करते हुए सुरक्षित और प्रभावी हैं। स्वास्थ्य मंत्री ब्रैड हैजर्ड ने कहा कि टीकाकरण से लोगों को अस्पताल में भर्ती होने और मृत्यु से बचाने में मदद मिलती है। टीकाकरण होने से परिवार और समुदाय के सदस्यों की सुरक्षा होती है, विशेष रूप से जोखिम वाले लोगों को जो अतिरिक्त सुरक्षा प्राप्त करते हैं। 5 से 11 वर्ष की आयु के बच्चे भी कोविड-19 वैक्सीन की अपनी दूसरी खुराक प्राप्त कर सकते हैं। आप NSW सरकार के टीके और रॉयल ईस्टर शो की खोज करके ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं।
कोविड-19 टीकाकरण कियोस्क NSW स्थान स्वास्थ्य विभाग ने न्यू साउथ वेल्स में शॉपिंग सेंटरों में कोविड-19 टीकाकरण सूचना कियोस्क खोले हैं। व्यक्ति ब्लैकटाउन में वेस्ट पॉइंट शॉपिंग सेंटर और एशफील्ड में वेस्टफील्ड बरवुड में स्थित सूचना कियोस्क पर टीकाकरण नियुक्ति बुक करने में सहायता प्राप्त कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलियाई लोगों ने रक्तदान करने का किया आग्रह। ऑस्ट्रेलियाई रेड क्रॉस लोगों से रक्तदान करने का आग्रह करता है, विशेष रूप से सार्वभौमिक ओ नकारात्मक रक्त प्रकार ओ नेगेटिव को सबसे मूल्यवान दान माना जाता है, क्योंकि इसकी लाल रक्त कोशिकाओं को कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, चाहे उनका व्यक्तिगत रक्त प्रकार कुछ भी हो। दाता सेवाओं के लाइफ ब्लड निदेशक कैट स्टोन ने कहा कि COVID-19 अलगाव नियमों और लंबे सप्ताहांत के कारण रक्त देने के लिए आधी से अधिक नियुक्तियों को याद किया जा रहा है। सुश्री स्टोन का कहना है कि क्लिनिक ईस्टर और एनसेक दिवस सप्ताहांत में दान में सामान्य गिरावट को देखने का जोखिम नहीं उठा सकते, क्योंकि सड़क दुर्घटनाएं और आपात स्थिति आमतौर पर बढ़ जाती है। मैं डॉक्टर शर्मिला पांडे हूँ। कृपया अगली बार अधिक समाचारों के लिए हम सुरक्षित रहें। यह खबर आपके लिए राष्ट्रीय जातीय और बहुसांस्कृतिक प्रसारक परिषद द्वारा लाई गई है। श्रोताओ, हमारे साथ में अब प्रदीप जी जुड़ रहे हैं जो पिकनिक के बारे में बात करेंगे। प्रदीप जी नमस्ते। नमस्ते यतीन्द्र जी, शैलजा जी और दर्पण के सभी सुनने वालों को मेरा सप्रेम नमस्कार। प्रदीप जी, आप दर्पण के बिहाफ पे पिकनिक करा रहे हैं लोगों को, हमारे श्रोताओं को। जी हाँ, बिल्कुल। और हमारे जितने सुनने वाले हैं उनसे अनुरोध है कि पिकनिक जो हम थिरॉल बीच पर कर रहे हैं, जिसकी फोटो और डिटेल्स हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाली थी और एक बार फिर से भी डाल देंगे। अभी 25 तारीख एंजेक डे को 12 बजे से आरंभ होगी। उसमें बहुत सारी बातें हो रही हैं। हम आपसे ये अनुरोध है कि आप लोग आए, सिर्फ अपने लिए एक प्लेट में कुछ बनाकर ले आए, हम सब लोग उसमें शेयर करेंगे। वहां पर आपको उस जगह के बारे में बता दें, बहुत सुंदर जगह है, जैसा कि आपको फोटो से पता लग जाएगा। वहां पर कार पार्क एकदम फ्री है और बहुत बड़ा कार पार्क है। हमने आपके लिए स्पेशली एक कैरियोकी सिस्टम का अरेंजमेंट किया है। अगर आपको कोई गाना पसंद है जी, तो हम उसकी कैरियोकी बजा देंगे। हमारे पास बहुत सारे गानों की कैरियोकी है, तो आप आए और अपनी टैलेंट दिखाएं, जिससे कि हमें पता लगे कि आप कितना अच्छा गा सकते हैं। और अगर आप नहीं गाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, आप और कोई कविता सुनाना चाहे तो? हाँ, कविता तो हम रेखा राजवंशी जी से अनुरोध रहेगा कि वो जरूर आए और हमें कविता सुनाएं। शैलजा जी भी बहुत अच्छी कविता लिखती है, तो वो भी फिर हो जाएगा। उन्होंने अपनी पुस्तकें तो प्रकाशित की है, उसके बारे में भी बात हो सकती है। तो वहां पर गपशप होगी, बहुत सारा खाना होगा और आप लोग दर्पण टीम से मिल सकते हैं। सारे हमारे जो एंकर होंगे वो भी होंगे, उनके साथ भी अपने श्रोता मिल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सब लोग मिल सकते हैं और बड़ा अच्छा लगेगा। तो इससे क्या होगा कि हमारा और हमारे सुनने वालों का संबंध प्रगाढ़ होगा। और हम ये चाहते हैं कि हमारे जितने भी सुनने वाले हैं अपना इनिशिएटिव लेकर हमसे बात करें और हमारे स्टूडियो में आकर देखें कि हम कैसे कार्यक्रम करते हैं। आप वहां पर आकर हमसे जुड़कर इसका एक्सपीरियंस ले सकते हैं कि आप को हम लोग प्रोग्राम कैसे कर सकते हैं। और अगर आपकी इच्छा हो तो हमारे ग्रुप में से जुड़ भी सकते हैं। और ये कैरियर भी बन सकता है इससे, जैसे कि अगर कोई लोग ऐसे हैं कि रेडियो में अपने कैरियर को शुरुआत करना चाहते हैं, तो हम उनको एक, जिसको आप कह सकते हो वर्क एक्सपीरियंस, उस तरीके से भी हमारे साथ लोग जुड़ सकते हैं और उसके बाद में वो अपने कैरियर को आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। और यतीन्द्र जी, हमारी कोशिश ये है कि हम एक अलग से यंग लोगों का ग्रुप बना रहे हैं, जिससे कि वो जिस तरह का कार्यक्रम पसंद करते हैं और उस तरह का कार्यक्रम करें और अपने दोस्तों से और लोगों से जुड़ें।
तो हम ये चाहते हैं कि हमारे कार्यक्रम के द्वारा लोग एक दूसरे से मिलें और बातचीत करें और सबका मनोरंजन करें, अपना भी मनोरंजन करें। तो लेकिन प्रदीप जी एक बात है कि अगर मालूम पड़ा कोई अच्छी डिश बना के लेके आए तो उसको कैसे आप चिन्हित करोगे, उसको अवॉइड करोगे, ये भी तो आप करिए। तो हमने कुछ पुरस्कार देने का भी आयोजन किया है जी, कि हम पुरस्कार भी देंगे लोगों को, अपनी जिसकी सबसे अच्छी डिश होगी उसे देंगे, जो सबसे अच्छा गाना गाएगा उसे देंगे, और हम ये भी कोशिश करेंगे कि जो बेस्ट ड्रेस है उसके लिए भी कुछ लेकर आए। बेस्ट ड्रेस, अब बीच पे ड्रेस, आप ये थोड़ा सा वो हो रहा है, बेस्ट ड्रेस बीच के टाइप की ड्रेस लेकर आए ना कुछ। बीच में ड्रेस, आप दो बातें क्या, बीच और ड्रेस ही साथ साथ कैसे चलेगा? मैं तो केवल एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप मैं हो सकता गलत हूँ। नहीं, वो तो ये है कि ये तो उनकी टैलेंट देखने की जरूरत है ना कि वो कैसे करेंगे सही। हाँ, ये भी बात सही है, ये भी बात सही है, करके आते हैं लोग। जी जी, वो भी बात सही है। तो जो तो इसमें केवल यही नहीं कि जो गाना गा सकता है उसी को अवार्ड देंगे, जो अच्छा खाना भी बना सकता है उसके लिए भी है, और कोई अच्छे जोक भी कर सकता है उसके लिए भी है। बिल्कुल बिल्कुल। बताइए कितने सारे आपने प्रोविजंस दे रखे हैं। और प्रदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस इनविटेशन का। और श्रोताओं, अच्छा शैल्या जी कुछ कह रही हैं, तो हाँ शैल्या जी। हम यही कह रहे थे श्रोताओं से कि दर्पण ने बड़ी लगन से इसका आयोजन किया है, तो आप अधिक से अधिक संख्या में आइए, और आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, आप किसी में भी भाग ले सकते हैं। इसी में भी भाग ले सकते हैं। एक बार मैं फिर से बता दूं, बहुत सुंदर जगह है। जब सिडनी से वुलंगडोंग जाते हैं, रास्ते में आपने बुलाई पास की जगह देखी होगी, बस बुलाई के पास ही है वो एकदम, और बड़ा सुंदर आइसोलेटेड सी जगह है, और थिरॉल बीच नाम है उसका। उसकी डिटेल हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दे देंगे। और अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं डायरेक्टली, तो हम हमारी वेबसाइट पर जाकर हम में से किसी को भी जो हमारे आर्जेन हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं, या आप मुझे संपर्क कर सकते हैं 0413-385-976 0413-385-976। जी, ये तो अच्छा प्रोग्राम हो गया। दर्पण सबसे जुड़ना चाहती है, न केवल रेडियो के प्रोग्राम के माध्यम से लेकिन पिकनिक के माध्यम से भी। और एक ये भी बात है शैल्या जी कि चूँकि कोरोना देवी का प्रकोप थोड़ा सा कम हुआ है, तो जब तक कम है तब तक तो इस्तेमाल कर लो। और क्या, बिल्कुल। ये कब उनका जो है ना प्रकोप थोड़ा सा बढ़ने लगे, तो ये सुना है कि अभी चाइना में काफ़ी प्रकोप है, और जो शंघाई शहर के इर्द गिर्द का है पूरा लॉकडाउन है, और सिचुएशन ऐसी है कि खाने पीने तक का उन्होंने बंद कर दिया। चाइना का तो खैर अपना ही तरीका है। तो जब तक ये अच्छी खूब धूप है, बीज का इस्तेमाल करें, और क्या, और जिए आज में भी, कल की किसने देखी है। क्यों प्रदीप जी, मैं आपका अप्रिशिएट करना चाहता था। आप दोनों की जो बातचीत हो रही है, नोक झोंक हो रही है जी, बहुत अच्छा लग रहा है। और आपकी खासकर जो कहानी थी आज के विचार के साथ, उसमें ही मजा आ गया, हंसने का मौका मिला जी। बहुत सुंदर कार्यक्रम जा रहा है, आपको बहुत बहुत बधाई जी। धन्यवाद प्रदीप जी। एक चीज और पूछना था कि जो खाने में है, अगर हमारे दर्पण की तरफ से भी कुछ खाना पीना है, उसका इंतजाम हम सोच रहे हैं अभी। थोड़ा कुछ गरम वरम हमारी तरफ से भी हो जाए। हम कुछ सॉरी, मैंने ऑन द स्पॉट आपको थोड़ा सा तो वहाँ पर थोड़ा सा सरप्राइज आइटम्स भी होंगे। हाँ, ये हुई ना बात, ये हुई ना सरप्राइज। अब जैसे हम जैसे लोग जो खाने का मतलब जो वो नहीं, तो फिर आते हम खाने के लिए, लेकिन खाना खुद बनाने के, तो हमारे लिए भी कुछ हम प्रोत्साहन होना चाहिए कि हाँ भाई कुछ गरम गरम मिलेगा। यतीन्द्र जी, आपको कोई कमी नहीं महसूस होगी। ये हुई ना बात। ये चलिए, तो श्रोताओं, हम जैसे लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा जो खाने का उतना नहीं कर सकते हैं। आपका आतिथ्य सराहनीय है। जी, प्रदीप जी, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आप प्रोग्राम का सुन रहे हैं और श्रोता भी सुन रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद यतीन्द्र जी, शैलजा जी, नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार प्रदीप जी। तो शैलजा जी, पिकनिक में भी एक आपका रोल रहेगा। अब आपको कविता, और श्रोता लोग आप भी कुछ अगर सुनाना चाहते हैं
तो आप बेशक हमें लिख भी सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे, और जो फ़ोन नंबर दिया है तो हम आपके स्पेशल आपको वहाँ पे आपके लिए प्रोग्राम करेंगे। ये आपका प्रोग्राम ज़्यादा है राधा दिन की, ये प्रोग्राम हमारा है। और प्रवासी साहित्य जो है वो इसी से रिलेटेड है, क्योंकि आप जितनी भी अपनी क्षमता है उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे ट्राई कीजिए और फिर आप स्टेज पे आइए। अच्छा, ऐसा है? हम चाहेंगे। तो श्रोताओं, जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि विश्व में हिंदी के प्रति बढ़ती जागरूकता व सद्भावना के तहत ऑस्ट्रेलिया में लेखन का वातावरण परिपक्व है ना। इसकी क्षमता चुनौतियों के लिए तैयार है। तो यतीन्द्र जी, अभिव्यक्ति के लिए भले ही आप अंग्रेजी या अन्य भाषाओं को प्रयोग करें, लेकिन अगर आप सोचें तो हमारी जो संवेदनाएं होती हैं हमारे संस्कारों की मातृभाषा में ही व्यक्त हो सकती हैं। हाँ, ये मैं मानता हूँ। हाँ। कि जो अंदर की बातें हैं वो जो आपका दर्द है, जो आपकी खुशी है, वो आपकी मातृभाषा में ही सबसे अच्छी निकलती है। ये मैं बात मानूंगा, बिल्कुल। आप इंग्लिश करते रहिए, लेकिन आज का प्रवासी भारतीय समुदाय गिरमिटिया क्रांति की असीम यातनाओं, संघर्ष व सफल असफल इतिहास से कहीं आगे बढ़ चुका है। क्योंकि जो हमारे ओरिजिनल आए थे 1870s में, उन लोगों उनका जो साहित्य था उसमें सफल असफल असीम यातनाएं, संघर्ष की कहानी थी। हमारा जो समुदाय है वो अपने मन से आया है, स्वतंत्रता पूर्वक आया है। जी हाँ, बहुत फर्क है। ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने बोला। जी हाँ, तो हमारा साहित्य बहुत फर्क है उन लोगों से। जी, तो हमारा समुदाय उस असीम यातनाओं संघर्ष से कहीं आगे बढ़ चुका है। इसलिए हमें नए ढंग से प्रवासी साहित्य का विकास आवश्यक है हिंदी के अनवरत विकास के लिए। तो हिंदी तो बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा है, तो आप सबको इसका अनवरत प्रयास करना पड़ेगा। जैसा कि आपने पहले कहा था यतीन्द्र जी कि दूसरी व तीसरी पीढ़ी का देश व भाषा के प्रति वो आग्रह नहीं रह जाता है जो कि पहली पीढ़ी में होता है। जिस तरह से आपके दिल में उठती है हुक आपके देश के लिए, हमारे बच्चों में नहीं उठ पाएगी। एक मैं बात कहूँगा, फिर मेरा वही बिजनेस और अकाउंटिंग का आ जाएगा। मैं इसको ऐसे कहना चाहता हूँ कि भाषा को आप स्किल की तरीके से लीजिए। बिल्कुल। आज अगर आप हिंदी में उतने अच्छे नहीं हैं और आप भारत में अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को लेकर जाना चाहते हैं, बिल्कुल, तो आपकी जो सक्सेस है वो बहुत कम हो जाएगी। बिल्कुल। तो अगर आप हिंदी भाषा को एज ए स्किल लें, उस तरीके से अपने स्टाफ और अपने बच्चों को सिखाएं कि कल को आप 1.5 बिलियन बिल्कुल लोगों के मार्केट में जा रहे हैं, तो आप सोचिए कहाँ से कहाँ पहुंचेंगे आप। आपकी कंपनी कहाँ से कहाँ पहुंचेगी, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ से कहाँ। फॉरगेट दैट, इमोशन को हटा देते हैं एक सेकंड के लिए। लेकिन अगर ये मैं बात गलत कर रहा हूँ तो आप मुझे बताइए। आप कोई भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज यहाँ से ऑस्ट्रेलिया से लेके जाइए और आप 1.5 बिलियन डॉलर, 1.5 तो है, मतलब जो मैं सार्क नेशन कह सकता हूँ, जो सब वो समस्या है, तो वो मार्केट में आप कितनी जल्दी सक्सेस पाएंगे। और उसके लिए जो हिंदी साहित्य के लोग जो यहाँ पे काम कर रहे हैं उनको पढ़ेंगे, तो आपके बच्चे, आपके स्टाफ उसको यूज करके अपनी स्किल को बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, मैं इस तरीके से भी बात को कह रहा हूँ। लेकिन वैसे भी बोलचाल की भाषा और साहित्य की भाषा ये दोनों अलग हैं। लेकिन आपकी स्किल तो हुई है, मतलब आप गुस्से तो हो कैसे भी उसमें। अब बोलचाल देखिए, आपने कुछ जो मैंने देखे कि जैसे हम कर रहे हैं इस वक्त उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी सब मिला के। हम भारत में भी वही है कि हर जगह, अब जैसे जो हैदराबाद की हिंदी, वो हिंदी बोलते हैं या उसकी बिल्कुल अलग है। आप राजस्थान वाले अलग बोलेंगे, बिल्कुल, गुजरात वाले जो हिंदी बोलते हैं अलग बोलते हैं, लेकिन सब समझते हैं, सब बात तो, लेकिन कम से कम एक शुरुआत तो हुई है कहीं ना कहीं। तो एक और आपको अच्छा सा गाना सुनाया जाए शैलजा जी, या आपका ये हो गया? ठीक।
अज दिन चढ़िया तेरे रंग वर्गा फूल सा है खिला आज दिन रब्बा मेरे दिन ये ना ढले वो जो मुझे ख्वाब में मिले उसे तू लगा दे अब गले तेनू दिल दा वास्ता रब्बा आया दर पे याद के सारा जहां छोड़ छाड़ के मेरे सपने सवार दे तेनू दिल दा वास्ता अज दिन चढ़िया तेरे रंग वर्गा बख्शा गुनाहों को सुन के दुआओं को रब्बा प्यार है तूने सबको ही दे दिया मेरी भी आहों को सुन ले दुआओं को मुझको वो दिला मैंने जिसको है दिल दिया ओ बख्शा गुनाहों को सुन के दुआओं को रब्बा प्यार है तूने सबको ही दे दिया मेरी भी आहों को सुन ले दुआओं को मुझको वो दिला मैंने जिसको है दिल दिया आसमां उसको दे इतना बता वो जो मुझे देख के हंसे पाना चाहूँ रात दिन जिसे रब्बा मेरे नाम करूँ से तेनू दिल दा वास्ता अज दिन चढ़िया तेरे रंग शैलजा जी ये गाने में हिंदी उर्दू पंजाबी गाने वाले पाकिस्तान के ये अभी जो हम बात कर रहे थे इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है और सब समझ रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल सभी का सम्मिश्रण है यही बोलचाल की भाषा है तो अपना अपना साहित्य हमें इसमें जजमेंटल नहीं होना चाहिए हमें प्योरिटी भी रखनी चाहिए बिल्कुल लेकिन कुछ ऐसे भी गाने और साहित्य लिखा गया है जो आम भाषा में है जो आम वो भी साहित्य में आता है जी तो मैं इसी की बात कर रहा था कि अगर कोई यहाँ पे सीखता है तो वो कहीं ना कहीं वो कम्युनिकेट तो कर ही पाएगा बिल्कुल ये मैं कह रहा था बिल्कुल एक अपने स्पॉन्सर के संदेश भी सुन लेते हैं यही एसेंस है कि आप कम्युनिकेट करें कि आप कहना चाहते हैं किसी भी भाषा में एक सेकेंड तो अभी आप हाँ चलिए अपना कंप्लीट कर लीजिए उसके बाद में हम स्पॉन्सर का संदेश आज इंग्लैंड अमेरिका यूरोप व खाड़ी में लिखा जाने वाला साहित्य दास्ताओं द्वंद्व व चिंतन से परे जीवन के विभिन्न पहलुओं पर है भारत में प्रवासी भारतीयों को ऐसा मंच दिया गया है जिसमें वे अपनी अपेक्षाएं संदर्भ सहित प्रस्तुत कर सकें अंग्रेजी के भारतीय लेखक विश्व में प्रतिष्ठित हैं जैसा कि सभी को पता है यूनाइटेड किंगडम में अनेक भारतीय लेखकों की जैसे सलमान रश्दी अरुंधति राय विक्रम सेठ की पुस्तकें इंटरमीडिएट के कोर्स में स्कूल व विश्वविद्यालय के कोर्स व रेफरेंस बुक के रूप में हैं ये बहुत बड़ा सम्मान है हमारे भारतीयों के लिए तो हमारा भी यही लक्ष्य होगा कि ऑस्ट्रेलियन शिक्षा प्रसार में भारतीय लेखक भी भागीदारी करें तो अगर हमारा साहित्य डेवलप होता है भले ही वो किसी भी भाषा में हो लेकिन भारतीय लेखकों के द्वारा तो हम चाहेंगे कि ऑस्ट्रेलियन जो पद्धति है शिक्षा पद्धति उसमें हम भागीदारी करें आज का प्रवासी भारतीय समुदाय भारत के विषय में भावनात्मक रूप से भारत में रहने वालों से कहीं अधिक जुड़ा है ये भी आप देखते हैं हम लोग ज़्यादा भारत के बारे में सोचते हैं जितना कि भारत में रहने वाले तो हम उनसे ज़्यादा जुड़े हुए हैं हमें भारत के बारे में सब पता रहता है जी और हमारी जो कमिटमेंट है हमारा जो डेडिकेशन है वो भी भारत के लिए रहता है तो हमें ये प्रयत्न करना होगा कि हमारी आगामी पीढ़ियाँ प्रवासी साहित्य के प्रति जागरूक हों मैं केवल हिंदी की बात नहीं कर रही हूँ जैसा कि आपने कहा बल्कि सभी भाषाओं की किंतु हिंदी भाषियों को हिंदी को विश्व पटल पर लाने की प्राथमिकता है तो आप किसी भी लिखिए आप मिक्सचर में लिखिए किसी में लिखिए लेकिन आप भारतीय हैं तो आपका भारतीय साहित्य होगा
तो श्रोताओं, आपसे मेरा अनुरोध है कि आप भारत सरकार से सहयोग के लिए आग्रह करें, जिसमें हिंदी विद्यार्थियों के लिए हिंदी ज्ञान प्रतियोगिता का आरंभ हो, हिंदी की रचनात्मक लेखन के प्रकाशन की व्यवस्था हो, क्योंकि प्रकाशन बहुत मुश्किल होता है। अगर भारत सरकार हमें किसी प्रकार की उपलब्धि देती है कि हमारा प्रकाशन आसानी से हो जाए, तो हमारे भी यहाँ से लेखकों की संख्या बढ़ेगी। और इसमें केंद्रीय हिंदी संस्थान, जो कि कई जगह हैं भारत में, हर स्टेट में होते हैं, तो केंद्रीय संस्थान की विशेष सहभागिता होगी। स्कूलों, विश्वविद्यालयों में एक वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी को स्थान दिलाने को प्रयास भारत सरकार कर सकती है। ऑस्ट्रेलिया में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ। इतने सारे विश्व हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में कोई नहीं हुआ है। तो हम तैयार हैं विश्व हिंदी सम्मेलन के लिए, लेकिन हमें भारत सरकार से सहयोग मिलना चाहिए, और भारत सरकार का सहयोग है अभी तक हमें नहीं मिल पाया है। जी सरिता जी, अब दो बातें मैं कहना चाहता था यहाँ पे जी। जो प्रकाशन है जी, राजा, मैं पूछना चाहता हूँ, प्रकाशन का मतलब क्या है आपका? प्रकाशन का मतलब है पब्लिशिंग। तो जो आज की डेट पे डिजिटल होता है सब कुछ जी, जैसे कोई भी बुक है, आपने एक तो प्रिंट आउट पूरा, जैसे पहले बुक बनती थी जी, और आज की डेट पे तो आपका डिजिटल बनती है, तो प्रकाशन तो हो गया नहीं, और अगर कुछ आपको प्रिंटेड भी चाहिए तो कर सकते हो, नहीं? समझिए, मैंने की पूरी किताब मैंने लिख दी है, हैंड रिटन या कंप्यूटर पे जैसे भी हो टाइप कर दी है। हाँ। अब उसको बुक फॉर्म में कौन प्रेजेंट करेगा? तो एक तो एडिटिंग की ज़रूरत होती है कि आप कोई एडिटर कीजिए जिससे कि वो, अगर आप में कोई गलतियां हैं, मैं इसलिए भी कुछ ये प्रश्न पूछ रहा हूँ, इससे कि कुछ और भी जो लोग हैं इससे गुजर रहे होंगे तो शायद उनको ज्ञान मिलेगा। तो चूंकि शैलजा जी ने ऑलरेडी प्रकाशन करा हुआ है अपनी किताब का, इसलिए मैं प्रश्न पूछ रहा था। तो जैसे कोई नया हमारा लेखक है, लेखिका है, तो उनके लिए आप कैसे आप करते हैं, उसमें क्या क्या ये होता है? तो एक तो आप देखिए कि कहाँ से आप प्रकाशन करना चाहते हैं। मैंने 3 किताबें लिखी थी, तो 2 तो अमेरिका में पब्लिश हुई थी और 1 हुई थी भारत में। भारत में मेरा इसलिए मन था क्योंकि द ग्लोबल सिटीजन ऑफ इंडिया, मुझे लगा कि भारत के लोग उससे अधिक जुड़ पाएंगे। भारत के जो प्रकाशक हैं उन्हें लगेगा मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो इसमें यही था कि आप पहले तो कंप्यूटर पे अपना जो कुछ भी लिखना है पर्सनली आप प्रिपेयर कर लीजिए, मैन्युस्क्रिप्ट प्रिपेयर कर लीजिए। फिर उस मैन्युस्क्रिप्ट को आप जो भी प्रकाशक आपने चूज किया हो उससे आप पहले से कर सकते हैं कि कितना कॉस्ट उसकी पड़ेगी और कितने आपके पेजेस होंगे, कितनी इसमें तस्वीरें आप डालना चाहेंगे, ये सब फिर आप प्रकाशक के पास भेज दीजिए। फिर प्रकाशक जो है वो आपको सजेस्ट करेगा कि अब एडिटिंग कराइए। 2 बार तो हमने एडिटिंग नहीं कराई थी, लेकिन 1 बार हमने एडिटिंग कराई थी। और उसके बाद में वो किताब जो है पब्लिशर देख लेता है कि किस तरह से सेट की जाएगी, सारी चीज़ें सेट हो जाती हैं, फिर वो आपको भेजेगा कि इस तरह से किताब लिखेगी। उसके बाद जो है वो किताब प्रिंटर के पास जाती है, और प्रिंटर जो है, तो पब्लिशर और प्रिंटर 2 अलग चीज़ें हैं। 2 अलग चीज़ें, अच्छा। जी हाँ। प्रिंटर जो है वो फिर बुक फॉर्म में जिस तरह से पब्लिशर ने कहा है, पब्लिशर आपसे पूछेगा बुक कवर कैसा होता है, क्या है, और अंदर आप क्या क्या लिखना चाहते हैं, एक्नॉलेजमेंट है, डेडिकेशन है, वॉट एवर इट इज़, तो वो सब चीज़ें, रूपरेखा जितनी है किताब की वो बना देगा। और प्रिंटर का काम है सिर्फ प्रिंट करना। तो जो पैसा प्रिंटिंग का है जैसे, जी, कौन देता है? प्रिंटिंग का पैसा जो है लेखक देता है, क्योंकि ये कोई प्रॉफिटेबल तो नहीं है, अनलेस कि आप जो हैं विक्रम सेठ और विक्रम सेठ सलमान रश्दी की तरह हो। बाकी तो यह है कि पैसा तो आपको देना पड़ता है, और मतलब महंगा तो पड़ता ही है। तो आपने लिखा और प्रिंट कराया, सब आपकी कॉस्ट। एडिटिंग का भी आपको पैसा देना है या प्रकाशक देगा उसका? कोई पैसा नहीं देगा, सारा पैसा आपकी जेब से आएगा। अच्छा अच्छा, कोई नहीं। और फिर जो आप बिकेगा तो आपको पैसा आएगा उसमें से कट के, जो भी उनका प्रॉफिट हो। जब वो किताबें बिकेंगी तो पैसा आता है। अगर बिकेंगी तो पैसा आएगा। यस, हाँ, जो वो पैसा आएगा। लेकिन फिर यह है कि किताबों को आप हर रीडर तक पहुंचाएं, और आजकल हमें लगता है कि रीडर्स की जरा कमी हो गई है, लोग पढ़ना नहीं पसंद करते हैं। इसीलिए मैं कहता डिजिटल अगर है तो प्रिंटिंग का कोई वो ही नहीं। आज के डेट पे आपको मालूम है सारी किताबें जी
ऑनलाइन वर्जन आता है उसका, आप उसको पढ़िए। बिल्कुल। तो यहाँ पे एक होता है किंडल बुक। हाँ। किंडल बुक जो होती है वो आपको करीब 10% दाम में मिल जाएगी, और जो बुक फॉर्म में होती है उसके थोड़े ज़्यादा पैसे लगते हैं। तो इस तरीके से तो कोई भी आप बुक लिख सकते हो, डिजिटल फॉर्म में आ गई। बिल्कुल। और आप आसानी से कर सकते हो, उसमें ज़्यादा। बिल्कुल बिल्कुल, किंडल तो बहुत आसान होता है। तो श्रोताओं, मैंने हो सकता है कि अब कुछ जो हमारे लेखक हैं उनको थोड़ी सी सहायता मिलेगी। बिल्कुल, आप जो कुछ भी जानना चाहें लेखन के बारे में आप लिखिए दर्पण रेडियो को, और हम में से कोई ना कोई आपको ज़रूर उत्तर देगा। चलिए, धन्यवाद शैलजा जी। अब एक हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं। Are you looking for personal or business tax or self-managed super fund account and audit? Formation of association, company or trust? Cloud accounting with payroll solution with fixed prices? Mention Darpan Radio and get your first visit without any charge. Please contact Forbes Accounting on 8095-9405. That's 8095-9405. Or visit our website www.fabc.com.au. Our address is Suite 1, 168 Burwood Road, Burwood. Forbes Accounting and Business Consultants are proud sponsors of Darpan Radio. Work, home, kids. Oh, life is so busy. Where is the time to cook? With Curry Master's complete curry mix, it's ready to cook with 3 simple steps and the curry is ready. It's so easy. They have huge variety to choose from. Their vegan butter chicken and Thai tofu curry is a big hit. Available at all Indian grocery stores. Thank God it's available at all Indian grocery stores. ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। बहुत देर से दर पे आके लगी थी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। बहुत देर से दर पे आके लगी थी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। बहुत देर से दर पे आंखें लगी थी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। मसीहा मेरे तूने बीमार हम की दवा लाते लाते बहुत देर कर दी, दवा लाते लाते बहुत देर कर दी। मोहब्बत के दो बोल सुनने न पाए, वफा के दो फूल चुनने न पाए। मोहब्बत के दो बोल सुनने न पाए, वफा के दो फूल चुनने न पाए। श्रोताओं, जैसे हमने आपसे वादा करा था, हमारे साथ रेखा जी जुड़ गई हैं। रेखा राजवंशी जी, आपका प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, और दर्पण के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्ते। रेखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे कार्यक्रम में आने का, और उससे अधिक धन्यवाद है कि आप इतना प्रयास कर रही हैं हिंदी के प्रति, हिंदी साहित्य के प्रति जागरूकता लाने का। और ऑस्ट्रेलिया का प्रवासी साहित्य आपके लिए हमेशा आपका शुक्रगुजार रहेगा कि आप इसको विश्व पटल पर लाने का प्रयत्न कर रही हैं। आपका जो कार्यक्रम है 14 लिविंग लेजेंड बोलता हूँ।
अरे अरे यतीन जी, आप जैसे लोगों की वजह से तो काम करने की हिम्मत चलती है। शैलजा जी हैं, आप अपना अथक प्रयास करते हैं जी साथ में। तो रेखा जी बताइए, आप जो प्रोग्राम करने वाली हैं उसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए। तो ये ऑर्गेनाइजेशन मैंने 2010 में हमने रजिस्टर की थी। तो इसका नाम है इंडियन लिटरेरी एंड आर्ट सोसाइटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो हम इस बार, क्योंकि 2 साल से तो हम जूम पर ही कार्यक्रम कर रहे थे, तो बहुत सारे साहित्यकारों का मन था कि आपस में मिले, चाहे वो किसी भी भाषा के हों। तो ये 1 साल से कुछ लोगों का हमको अनुरोध भी था कि उनकी बुक का किताबों का लॉन्च कर दें। तो इस बार हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं 14 मई को, शनिवार को, एपिंग लर्निंग एंड लेजर सेंटर में। और कार्यक्रम 4:30 से 7:30 बजे तक है। तो हम 3 पुस्तकों का लॉन्च कर रहे हैं यतीन जी। एक पंजाबी की है हरमोहन वालिया जी की, एक इंग्लिश की है शैलजा जी की, और एक पुस्तक है हिंदी की। तो ये हम, जैसा कि 10 साल से चलता रहा है कि जो भी कोई आता है देश से यहाँ पर और हमको मिलना चाहता है, तो हम उसको सिर्फ आंखों पर रखते हैं। और आ रही हैं, भारत से आ रही हैं एक संपादिका जिन्होंने, नूपुर जायसवाल उनका नाम है, उन्होंने एक पुस्तक का संपादन किया जिसमें हमारे यहाँ के कवि विवेक आश्रय को भी उन्होंने, उनका भी कार्य उसमें सम्मिलित है। तो ये हमारी कोशिश है कि साहित्य को, किसी भी भाषा को, हिंदी को हम जरूर प्राथमिकता देते हैं, लेकिन अगर दूसरी भाषाएं भी भारत की कुछ भी वो लिख रहे हैं उसमें, तो जरूर कोशिश रहती है कि उनको मौका दिया जाए और उनको भी साथ में जोड़ के चला जाए। जी। रेखा जी, जब आपने बीड़ा उठाया है हिंदी प्रवासी साहित्य को विश्व पटल पे लाने का, तो आपको हमारे और श्रोताओं के साथ में मिलकर प्रयास करना होगा कि किसी तरह हम भारत सरकार को कन्विंस करें कि उनके सहयोग की हमको बहुत ही आवश्यकता है। क्योंकि इंग्लैंड में जो हिंदी साहित्य का विकास हुआ है वो सिर्फ इस वजह से हुआ है क्योंकि वहाँ पे भारत सरकार की इतनी ज़्यादा सपोर्ट थी कि उन्होंने जो फर्स्ट सेक्रेटरी था वहाँ के हाई कमीशन में, वो सिर्फ हिंदी के लिए अपॉइंट किया गया था। वहाँ के जो हाई कमिश्नर थे उस समय लक्ष्मी सिंघवी, उन्होंने पूरा योगदान दिया था कि इसीलिए वहाँ से पुरवाई, प्रवासी अंक, प्रवासी पत्रिका, ये सब चीज़ें वहाँ से हुई थी। तो अगर आप हम यहाँ के जो राजदूत हैं कैनबरा में, उनसे हम लोग सामूहिक रूप से अगर ये निवेदन करें कि हमें अब हम इस योग्य हो गए हैं कि हिंदी पटल पे आ जाएं, तो आप क्या सोचती हैं इस विषय में? बिल्कुल, देखिए हमारा तो बहुत नया है साहित्यिक योगदान, और ब्रिटिश टाइम के बाद ही वहाँ पर जब हमारा काउंसलेट बना था और हाई कमीशन बना था, तब से वहाँ पर तो प्रयास चल ही रहे थे जी। तो यही है कि उस तरह का मैंने तो बहुत कोशिश करी इस बार कि मैं वहाँ पर मिल पाऊं कुछ लोगों को जो कि इसमें मदद कर सकते हैं, लेकिन वो कोविड आ गया और वो हमारी मीटिंग हो नहीं पाई। लेकिन हाँ, बिल्कुल आपके विचार से मैं एकदम सहमत हूँ, क्योंकि पिछले बार भी हमने देखा था कि बिना रिटन एग्रीमेंट के या बिना किसी लिखित दस्तावेज के कोई भी ये नहीं करना चाहता कि जैसे हम चाहते थे यहाँ के वरिष्ठ साहित्यकारों को कुछ पुरस्कार दिया जाए, और हमने रखा भी था। पर हमारे साथ लोग बात के लिए अधिकारी जो थे यहाँ के काउंसलेट के, वो एग्री नहीं हुए। वो बोले कि वहां से लिख के आना चाहिए, तभी हम कुछ करेंगे, नहीं तो मैंने उदाहरण दिया लंदन और अमेरिका का, तो उन्होंने कहा कि वहां पे ये सब चीजें ऑलरेडी प्लेस में है, दे आर हैपनिंग, और वहां पे लिखित रूप से ये है कि ये अवार्ड्स दिए जाएंगे हिंदी का कंट्रीब्यूशन करने वालों को। तो इस तरह की हमारे यहाँ बहुत कमी है, हम बहुत पीछे हैं। लेकिन ये है कि मिलजुल कर रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो
सामूहिक प्रयास नहीं होगा तो आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी हाँ। और भाषा है या साहित्य है, किसी एक की बपौती नहीं है। बिल्कुल। जो भाषा और साहित्य पर तो सबका अधिकार होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और सबको मिल के काम करना चाहिए, बहुत जरूरी है। अभी देखिए शैलजा जी, मैंने पिछली बार भी दर्पण में बताया था कि हमने 20 साहित्यकारों की 20 कहानियां ली थी, जिसमें कि एडलेड और पर्थ और कैनबरा, मेलबर्न, सिडनी के लेखक हैं जी। और ये बहुत खुशखबरी है कि अभी केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा इसको प्रकाशित करने के लिए तैयार हो गई है। तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि सामूहिक रूप से आगे बढ़ना आसान है। बिल्कुल। तो आप जो है सिंगल हैंडेड इतने दिनों से कर रही हैं। आपने कविताओं का संग्रह डाउन अंडर से प्रकाशित किया था, अब आपने कहानियों का संग्रह किया है, अब आप जो यहाँ के लेखक हैं उनको मंच दे रही हैं, तो आप अकेले सिंगल हैंडेड कहाँ तक कर सकती हैं? इसलिए हम लोगों को ये अब आवश्यक हो गया है कि हम भारत सरकार तक अपनी सोच पहुँचाएं और उनसे आग्रह करें। जरूर हमको ऐसा मिलके करना चाहिए जी। और सबसे बड़ी, क्योंकि इस तरह के कार्यक्रमों में हमें कोई फंडिंग नहीं मिलती और सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि हम नॉट फॉर प्रॉफिट है, तो बहुत कम खर्चे में किसी तरह उनको चाय नाश्ता भी दें और हॉल की बुकिंग वगैरह भी करें। तो सबसे बड़ी परेशानी फाइनेंसेस की होती है जी। लेकिन हाँ, सम्मिलित प्रयासों से, जैसे आपने भी मदद की है जी हाँ, तो कई बार लोगों की मदद से काम होते रहे हैं जी। और भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने छुटपुट हमारी संस्था को अपना योगदान दिया है और उसकी वजह से कार्यक्रम हो रहे हैं और होते रहेंगे। मेरे सामने तो होते रहेंगे, बाद में कौन इसको देखेगा ये तो मालूम नहीं है। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं सवेरे आज? ये हमारा श्रोताओं से अनुरोध है। रेखा जी एक बात, यतीन जी, ये एक बिल्कुल न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिसर्च छापी थी जिसमें कहा था उन्होंने जी कि इस साल, इस सदी के अंत तक आधी भाषाएं लुप्त हो जाएंगी। तो हम नहीं चाहते कि हमारी भारतीय भाषाएं लुप्त हों, लोगों को मिलकर प्रयास करना चाहिए। रेखा जी, एक आपसे बात ये पूछनी है कि जो पैसे आप जो भारत सरकार से सहायता चाहती हैं, तो उसमें पैसे की बात है या रिकॉग्निशन की बात है? हमको तो देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि दोनों चीजों पर उनको ध्यान देना चाहिए। कुछ ऐसी, हालांकि वो एनआरआई के लिए मुझे नहीं लगता कोई ऐसी फंडिंग उनकी होती है कि जो कि हो सकती है, लेकिन ये है कि वो अगर यही कहें कि भाई भारतीय सचिवालय या भारतीय हाई कमीशन 3 लोगों को हर साल पुरस्कृत करेगा, उसमें ठीक है युवाओं के लिए तो बहुत है, पर लोग ये भूल जाते हैं कि जो लेखक है वो एक तरह से कल्चरल एम्बेसडर है। जो कुछ जहाँ घटित हो रहा है उसको अगली पीढ़ी तक, हिंदी वालों का खासकर, और अंग्रेजी में तो हो ही रहा है, अंग्रेजी में फंडिंग भी अवेलेबल हो जाती है इस देश में, लेकिन हमारी भाषाओं के लिए कोई इस तरह की आसानी से फंडिंग नहीं मिलती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बात पर हम सबको ध्यान देना चाहिए। और अभी हम यही सोचते हैं कि अगली पीढ़ी के कौन से लोग होंगे जो साहित्य रचेंगे और अगली पीढ़ी के कौन से लोग होंगे जो कि आगे भाषा को लेके जाएंगे। बॉलीवुड फिल्मों का बहुत योगदान मानती हूँ मैं इसमें, क्योंकि कम से कम बच्चे बॉलीवुड फिल्मों को देखने के बहाने से हिंदी सुनते हैं। जी जी, बिल्कुल सही बात है। तो यतीन्द्र जी, उसमें मैं थोड़ा ये जोड़ना चाहूँगी कि मेरी अपेक्षा ये है भारत सरकार से कि वो हिंदी विद्यार्थियों के लिए हिंदी ज्ञान प्रतियोगिता का आरंभ करें, जैसा कि इंग्लैंड में होता है कि वहाँ के बहुत से बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है, वो भारत जाके देखें वहाँ स्कूल इत्यादि। दूसरी चीज़ थी, अगर भारत सरकार हमें प्रकाशन बहुत महंगा होता है, अगर हमें प्रकाशन में किसी तरह की सुविधा दे तो अच्छी बात है। और कई सालों से मैं ये भी कोशिश कर रही हूँ कि भारत सरकार के द्वारा कि सिडनी यूनिवर्सिटी, न्यू साउथ वेल्स, मकवारी यूनिवर्सिटी में एक चेयर होनी चाहिए, चेयर ऑफ हिंदी और चेयर ऑफ इंडियन स्टडीज़। और उसके लिए अगर भारत सरकार कुछ करती है तो उससे भी हमारी कोई गवर्नमेंट लीडरशिप हो सकती है कि, और या तो फिर कॉन्सुलेट में या तो फिर हाई कमीशन में एक अलग से डेडिकेटेड फर्स्ट सेक्रेटरी हो। अच्छा, ये है इसका मेरे ख्याल से मैं अपने अनुभव के हिसाब से बात कह रहा हूँ
कि एक अगर हम राइटिंग पूरा बनाएं क्या चाहिए जी, उसको फिर जैसे पीएमओ ऑफिस को लिखें। मैंने ये देखा है कि जो छुटभैये होते हैं ना नीचे वाले, वो अपना डीएटीए में उनका पूरा दिमाग लगा रहता है, तो कोई पर्पज़ नहीं होता उनके ज़िंदगी का। मैं सॉरी, मैं ब्यूरोक्रेट्स के बारे में मेरी एक ओपिनियन है, मैं उनके लिए कोई भी सम्मान नहीं रखता हूँ। वो एक ऐसी प्रजाति है हमारे ह्यूमन में जिसका केवल इस दुनिया में ये रोल होता है कि कैसे रोका जाए। तो उनसे अपेक्षाएं करना बहुत आप अपने लिए दुख का कारण बनाएगी। जो मेन डिसीजन मेकर हैं आप उन तक सीधा पहुंचिए। आज की डेट पे ईमेल होती है, ट्विटर होता है, और फिर देखिए लोग कैसे डांस करते हैं जी। अगर आप यहाँ से बात करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल, ऊपर से नीचे होगा तो सब कुछ होगा। मेरा ये मानना है। बट रेखा जी आपका भी। बिल्कुल, मैं बिल्कुल ये बात मानती हूँ कि हम सबको एक पिटीशन बना के हमको लिखनी चाहिए। वहाँ के सांस्कृतिक जो वहाँ के मंत्रालय के लिखेंगे तो चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ के लेवल पर, और हमें अपने हाई कमिश्नर बहुत सपोर्टिव है, ये मैंने देखा है। हमको उनको बीच में रखकर हर चीज हमको कन्वे करनी चाहिए। आप बीच में रखिए जरूर उनको, लेकिन उनको सीसी करिए। जी जी, बीच का मतलब अगर आपका ये है तो ठीक है, लेकिन आप उन्हीं को लिखेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। नहीं, हमको उनको, क्योंकि ये प्रजाति ऐसी है कि जो वो अपनी जिंदगी में डीएटीए कब उनका छुट्टी है उसी में उनको भारत में विकास हो जाए, चार बातें हो जाए, वो साइड प्रोडक्ट होता है। उनका मेन प्रोडक्ट होता है कि कहाँ प्रमोशन होगा। जो पैशन के साथ में जो काम होता है वो उसका कोई लेना देना उनके साथ नहीं होता, उनका वो जॉब है। तो आप उनसे उम्मीद कम करेंगे तो तकलीफ कम होगी। ये मेरा बिल्कुल ये आप ठीक कह रहे हैं। तो बिल्कुल हम इस अभियान को आगे चला सकते हैं शैलजा जी, कि हम मिलकर एक श्रोताओं, अगर आपको कुछ इसके बारे में विचार है तो हमें जरूर बताइए। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे लिखिएगा और सबके साथ में मिलकर काम करते हैं। ठीक है। और एक बार पुनः अपने प्रोग्राम के बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए, जिससे कि वो नोट कर लेंगे और आपके, और वो शैलजा जी को कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे कर सकते हैं अगर वो आना। तो तारीख है 14 मई की। जी हाँ, हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अभी भी बोल दीजिए कि 14 मई को एपिंग लेजर क्लब में जी। इसका एड्रेस क्या है? सेंटर में। ये कहाँ, इसका एड्रेस क्या है? इसका एक्चुअली चैम्बर्स कोर्ट व्हाट्सएप ग्रुप में है पूरा इन्फॉर्मेशन। ठीक। और आप हम नहीं व्हाट्सएप ग्रुप में सब लोग नहीं है ना, तो आप उनको बता देंगे तो अच्छा रहेगा। अगर एड्रेस है आपके पास अभी, चलो थोड़ी देर में श्रोताओं हम आपके साथ में एड्रेस शेयर कर देते हैं। जी जी रेखा जी। हाँ, 1 चैम्बर्स कोर्ट एपिंग। अच्छा। और बिल्कुल एपिंग लाइब्रेरी तक अगर कोई पहुंच जाएगा तो उसके नीचे ही वो है एपिंग लेजर एंड लर्निंग सेंटर। जी, बहुत बहुत अच्छी आपकी जानकारी हुई। रेखा जी, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी आपको। जी धन्यवाद शैलजा जी और यतीन थैंक जी। यू धन्यवाद। बाय बाय। मैं करी मास्टर्स द बटर चिकन पैकेट इंडियन दुकान से लेके आया। ना मैं लहसुन, ना प्याज, ना अदरक, ना कोई मिर्च मसाला पाया। मैंने जब बनाकर अपनी पत्नी को खिलाया, उसने मुझे पति से पति देव बनाया और करी मास्टर्स के बारे में सारे शहर को बताया। जय हो करी मास्टर्स।
मोहब्बत में मेरी रुसवा, इस शहर में तुम जैसे, इस शहर में तुम जैसे दीवाने हजारों हैं, दीवाने हजारों हैं, इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, इन आँखों की मस्ती के। एक सिर्फ हमी में को, एक सिर्फ हमी, एक सिर्फ हमी में को आँखों से पिलाते हैं, आँखों से पिलाते हैं, कहने को तो दुनिया में, कहने को तो दुनिया में मैं खाने हजारों हैं, मैं खाने हजारों हैं, इन आँखों की मस्ती। श्रोताओं, आज आपने एक नोटिस करा है कि ये गाने किस थीम पे हैं। हमने सोचा कि आपसे आखिर में इस चीज़ को पूछेंगे। गाना ये सारे सुनने के बाद में कोई भी श्रोता ने गैस करा है कि ये किस थीम पे गाने हैं, हमें ज़रूर बताइए। इस शम्मे फरोज़ा को इस शम्मे फरोज़ा को आंधी से डराते हो, आंधी से डराते हो, इस शम्मे फरोज़ा के, इस शम्मे फरोज़ा के परवाने हजारों हैं, परवाने हजारों हैं, इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, इन आँखों से वाबस्ता अफसाने हजारों हैं, अफसाने हजारों हैं, इन आँखों की मस्ती के। गाना था इन आँखों की मस्ती के, अफसाने हजारों हैं। अफसाने कितने हैं। अफसाने थे उसके। जी। और यतीन्द्र जी, ये तो लखनऊ की कहानी थी और जी। लखनऊ में शूटिंग हुई थी और जी, लखनऊ में इसका जी। इसका धूम मच ये गई थी। आपको मालूम है, उमराव जान जब पहले हफ्ता में था ना इसके, ये चली नहीं थी। हाँ। और दूसरे हफ्ते से समहाउ जब लोगों ने देखा, और फिर कितनी सक्सेसफुल रही थी। बहुत। अब जो दूसरी बनी थी उससे ज्यादा सक्सेसफुल ये जी थी। जी, एक एक गजल है कि इसकी जो है ना, वो- रेखा को तो इस फिल्म ने आसमान पे चढ़ा दिया। बिल्कुल बिल्कुल। रेखा तो खैर वैसी है, लेकिन शैलजा जी, हमारे श्रोताओं ने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज लिखे हैं, उनको मैं पढ़ना चाहूँगा। एक तो हमारी शर्मिला जी ने लिखा है कि थैंक यू, लेकिन वो पोर्ट मैक्वारी में है, वहाँ से प्रोग्राम सुन रही हैं। और शर्मिला जी, आशा है कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमारे गोवर्धन पटेल ने लिखा है गुड इन्फो ऑन एकता, जो हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। प्रदीप जी, कई लोगों को हमारी कहानी अच्छी लगी जो आज के विचार में हमने बोली थी। श्रोताओं, यही रहता है कि ये आपका फीडबैक से हमें और भी उत्साह मिलता है।
मिथिलेश जी लिख रही हैं कि इंटरेस्टिंग डिस्कशन। सुनील श्रीवास्तव जी लिख रहे हैं नाइस रेडियो प्रोग्राम विद एकता एंड साहित्य। संजीव जी लिख रहे हैं लिसनिंग फ्रॉम कॉप्स हार्बर। क्या बात है। तो हमारा प्रोग्राम जो है ना आज काफ़ी जगह सुना जा रहा है। धन्यवाद संजीव जी। फरीदा खानम जी की आवाज़ है, शर्मिला जी लिख रही हैं। आप प्रदीप उपाध्याय जी ने लिखा है नाइस इन फोन पिकनिक। प्रदीप जी, इट विल बी एक्साइटिंग आउटिंग इन द पिकनिक। दर्पण कैन अरेंज सम ड्रिंक लाइक मसाला टी एक्सेट्रा। ये भी बहुत अच्छा सुझाव है। ऋचा जी लिख रही हैं बहुत सफल प्रयास सलजा जी, हिंदी के प्रचार में आपके निरंतर प्रयास की अनुकरणीय है। आपका जो प्रयास करने अनुकरणीय है भाई। तो सलजा जी अब आपके ऊपर और जिम्मेवारी आने वाली है। शर्मिला जी ने फिर लिखा है वेरी नाइस इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम एंड राइटिंग अबाउट सलजा जी। ऋचा जी को एक गाना ये श्रोताओ ये मुजरे के गाने थे। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। तो सारे के सारे गाने मुजरे पे आधारित थे। तो हाँ, तो ये राजेश जी को धन्यवाद जाता है, बहुत देर से दर पे आए। प्रदीप उपाध्याय जी फिर लिखते हैं मोस्ट ऑफ द सॉन्ग वर ऑन मुजरा। अरे इन्होंने पकड़ लिया क्या? क्या प्रदीप जी को बीट करना बहुत मुश्किल है। कोई भी आप फिल्म से संबंधित लगता है कि अलीगढ़ में उनके इंजीनियरिंग के दिन जो थे वो सिर्फ फिल्मों में फिल्मों के इर्द गिर्द घूमे थे। कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है फिल्मों के बारे में जो उनको नॉलेज होती है, बड़ी डीप होती है। तो हम एक स्पॉन्सर को और सुनते हैं, उसके बाद में आपकी वार्ता को लेते हैं। Work, home, kids. Oh, life is so busy. Where is the time to cook? With Curry Master's complete curry mix, it's ready to cook with 3 simple steps and the curry is ready. It's so easy. They have huge variety to choose from. Their vegan butter chicken and Thai tofu curry is a big hit. Available at all Indian grocery stores. Thank God it's available at all Indian grocery stores. शैलजा जी, हमारे श्रोताओं के लिए आप कुछ और वार्ता लेके आई हैं। मैं श्रोताओं आपको बताना चाह रही थी कि सप्ताह में तो इतनी सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें थीं कि 13 तारीख को तो था बैसाखी, और बैसाखी जो है अब हम लोगों के यहाँ जानी जाती है जलियांवाला बाग मैसेकर से, और 14 तारीख को था अंबेडकर जी की जयंती और महावीर जयंती जिन्होंने कि जैन धर्म चलाया था, और कल थी हनुमान जन्मोत्सव। आपके भी पास आए होंगे बहुत से व्हाट्सएप के मैसेजेस कि हनुमान जयंती मत कहिए, इसको हनुमान जन्मोत्सव कहिए, क्योंकि हनुमान जी हमेशा जीवित रहते हैं। जी हाँ। तो श्रोताओं, हमारे पास समय तो बहुत कम है, तो मैं आपको जस्ट बहुत ही संक्षेप में बताना चाहूँगी कि 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था, जिस दिन की बहुत से लोग जलियांवाला बाग में आए हुए थे बैसाखी मनाने के लिए, और ब्रिगेडियर जनरल रेजिनल्ड डायर को भनक लगी कि जलियांवाला बाग में अंग्रेज़ों के अत्याचार के विरोध में लोग एकत्र होने जा रहे हैं। इसी संदेह पर उन्होंने तुरंत धुआंधार बंदूकबाजी का आदेश दिया। इसमें 20,000 अबोध बाग में टहलते व्यक्ति 6 माह से 80 वर्ष की आयु के थे। बताइए। वो केवल आए थे जलियांवाला बाग में बैसाखी मनाने। बाग चारों ओर से बंद कर दिया गया था और जिससे कि लोग भाग न पाए। इसमें 1000 व्यक्ति मारे गए और 1500 घायल हुए थे। पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल डॉयर ने रेजिनल्ड डायर के आदेशों की पूर्ति ही नहीं की, बल्कि सैनिकों की प्रशंसा भी की। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि जब रेजिनल्ड डायर ब्रिटेन वापस गए, लंदन वापस गए, तो उनको पुरस्कार के रूप में ब्रिटिश लोगों ने 22,000 पाउंड पैसे दिए कि आपने कितना अच्छा काम किया है भारतीयों को मार के। बताइए कितनी बड़ी चीज थी। ये शैलजा जी, ये ह्यूमन राइट क्या होता है? ह्यूमन राइट्स ये अभी तक मुझे समझ में नहीं आया है क्या है। रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुन इसके के बारे में भी एक प्रोग्राम करा जाए कि ये ह्यूमन राइट भला क्या है। पहले तो ह्यूमन कौन है?
क्या भारतीय ह्यूमन में आते हैं या ब्लैक की ये और ये जो चीनी विनी है ये सारे ये ह्यूमन है या नहीं है? पहले तो यहीं पे क्वेश्चन आ जाता है। तो माइकल डायर ने रेजिनल डायर के आदेशों की पूर्ति नहीं की, बल्कि सैनिकों की खूब प्रशंसा की। अपनी शासनिक सफलता का नारा लगाया भारतीयों को सबक सिखाने के लिए। उन्होंने कहा भारतीयों को हम सबक सिखाएंगे। जी जी जी, बताइए। इसी भीड़ में ऊधम सिंह उपस्थित थे। अच्छा। क्रोध व वेदना से खौलते हुए उन्होंने खून से लथपथ मिट्टी हाथ में उठाकर धरती माता की कसम खाई, बदला लेने के लिए। जीवन भले ही उनका चला जाए तो, और उसके बाद उन्होंने फाइनली 20 वर्षों तक वह पूरे विश्व में घूमते रहे, इसी कि कब मैं जनरल डायर का वध कर सकता हूँ। फाइनली उन्होंने जनरल डायर पर गोली चला दी, जनरल डायर का निधन हो गया और उन्होंने वहाँ खड़े होके एडमिट किया कि मैंने मारा है, मेरा बदला लेने का था, मेरा बदला ले लिया है। तो श्रोताओं, आज हम लोगों को 2 घंटे का समय मिलता है, लेकिन लगता वो भी कम है। श्रोताओं, आशा है कि आज आपको प्रोग्राम अच्छा लगा। मिक्स रहा प्रोग्राम, साहित्य भी रहा, बिजनेस की भी बातें रही और पिकनिक के बारे में फिर से हम कहेंगे कि आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। आपकी ही पिकनिक है। दर्पण रेडियो प्रोग्राम के जो हमारे सब वॉलंटियर हैं, कार्यकर्ता हैं, वहीं पर रहेंगे। सबके साथ में आप इंटरेक्ट करिए और एंजॉय करिए। अब जैसे कि सलिल जी ने बताया है कि प्रोग्राम समाप्ति की तरफ जा रहा है, आपसे विदा लेने का समय हो गया है। तो अगले सप्ताह सबका साथ, सबका विकास जी, मत भूलिएगा। सबका प्रयास सबका प्रयास, आपका प्रयास ही हमें सफल बनाएगा। जी जी जी। तो आपसे आज्ञा लेते हैं। Contact the Hindi Show for sponsorship and phone 0413 385 976. दर्पण हिंदी कार्यक्रम में स्पॉन्सरशिप के लिए संपर्क करें। फोन नंबर 0413385976। You have been listening to The Hindi Show. Join us next Sunday to contribute and provide feedback on anything you heard today. Contact us on feedback@darpanradio.org.au. आप सुन रहे थे हिंदी कार्यक्रम। हमें हर रविवार सुनिए सुबह 9 बजे से। अपने विचार भेजिए आज के कार्यक्रम के बारे में। ईमेल कीजिए feedback@darpanradio.org.au। You're the air that I breathe. You are my passion. You are my strength, my world. You're the key to my heart. I can see us apart. You are my flashing girl, so bright. You're my diamond girl, yeah. And I don't wanna lose this feeling. Without you, my life has no meaning. You are my destiny. Your love is what I need. You are my destiny, but you will never believe in you what I see. तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? तुझ
में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं. You're the only one, world for me. Can't you see you're the light of my heart, girl? You and I, we are meant to be for eternity. You are my wife, you're my life, yeah. We will always be together. Our love will last forever. I can live without you. I can live without you. तू ही दिल की है रौनक. You are my destiny. तू ही जन्मों की दौलत.